मानवा की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है टेंगड़ा कॉर्पोरेशन, और ये इस टाइम पर जो अर्थ है उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी है। और ये कंपनी बिजनेस करती है गेमिंग, इंटरनेट और कई सारी चीजों पर। इस कंपनी को बने बस कुछ ही साल हुए हैं और इन्हीं कुछ सालों में ये 100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्क की हो चुकी है। हम देखते हैं कि जो ये बिल्डिंग है इतनी ज्यादा ऊंची है कि जो उसका टॉप फ्लोर है वो बादलों के पार पहुंच चुका है। पेकायन इस कंपनी का बॉस है और उसने जीरो से शुरू किया था और बस कुछ ही सालों में वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस हो चुका है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। और कई लोग तो उसे दुनिया का बेस्ट बॉस कहते हैं। और वो एक जीनियस गेम डेवलपर है और जो फोटोग्राफर लोग थे उसकी फोटो लेने को बहुत ज्यादा उतावले होते हैं और जब भी वो दिखता है उसकी फोटो लेने के लिए भाग पड़ते हैं क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। पेकायन स्टेज पर जाता है और जो उनके सामने लोग थे वो सारे बावले होने लगते हैं और एक रिपोर्टर खड़ी होती है और वो चेयरमैन पी से एक जरूरी सवाल पूछती है। उसने पूछा था कि आखिरकार आपने इतनी सक्सेस इतने छोटे समय में कैसे रीच कर ली है। पेकायन अजीब सा जवाब देता है। वो कहता है कि जो ये मेरी सफलता है वो बस लक का कमाल है और मुझे तो ये कभी चाहिए ही नहीं था और ना मैंने ये कभी सोचा था। दरअसल मैं तो बस 50,000 गंवाना चाहता था लेकिन मैं एक बिलियनर बन गया। और अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर कैसे बना। और अब हम 2009 में जो हैंगडो यूनिवर्सिटी है उसका सीन दिखाया जाता है। पेकायन का दोस्त उसे उठाता है और कहता है कि भाई जल्दी उठ जा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, जल्दी उठ। वो कहता है कि भाई जल्दी उठ जा, क्लास प्रेसिडेंट ने मीटिंग रखी है, अगर लेट हो गए तो वो हमें पनिश करेगा। उसका दोस्त कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, अब तो उठ चुका है और जल्दी आ जाना। पेकायन 19 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वो अभी उठता है और कहता है कि मेरा सर दुखने लग रहा है। वो सोचने लगता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ और फिर वो रियलाइज करता है कि वो तो अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे में है और वो घबरा जाता है कि वो 2009 में पहुंच गया, मैं तो 2019 में था और मैं 10 साल पास्ट में कैसे आ गया। और वो अपने गाल पर चोटी बांटता है कि यह एक सपना है, लेकिन उसको दर्द होता है और वो कहता है कि नहीं ये तो सब सच है। तभी एक ब्लू स्क्रीन पॉपअप होती है। ये ब्लू स्क्रीन एक वेल्थ कन्वर्जन सिस्टम है और जो ये सिस्टम है पेकायन को पैसे देती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो पेकायन है इससे पैसे कमाए या इस सारे के सारे पैसे को गवा दे। और सिस्टम उसको बताता है कि अगर वो 1 लाख रुपए कमाता है प्रॉफिट तो उसे बस 1,000 रुपए ही मिलेगा जो वो अपनी असली वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए को गवाता है तो 1 लाख के 1 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे और वो उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और पेकायन सोचने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पैसे कमाने से ज्यादा आसान पैसे गवाना है और ऐसे तो मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। पेकायन कहता है कि मेरे पास बहुत ही बड़ी आइडिया है, मैं एक कंपनी शुरू करता हूँ। वो उस कंपनी का नाम टेंगड़ा रखता है। पेकायन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे मालूम था कि वो इस कंपनी को बहुत ही जल्दी घाटे में पहुंचा देगा और जो उसे सिस्टम ने 50,000 रुपए दिए हैं वो 50,000 उसके हो जाएंगे। पेकायन फ्यूचर से आया था तो उसको मालूम है कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली है और कौन सी चीजों से उसे दूर रहना है जो फ्यूचर में और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। पेकायन जल्दी से जल्दी इस कंपनी को घाटे में पहुंचाने वाला था ताकि उसको रियल लाइफ में अच्छे खासे पैसे मिल सके। पेकायन ने कंपनी तो बना ली थी लेकिन उस कंपनी में वो क्या करने वाला था उसे कुछ मालूम नहीं था। पेकायन अपने दिमाग में मीटिंग बिठाता है कि उसने कंपनी तो बना ली लेकिन अब इस कंपनी में वो क्या करेगा। वो कहने लगते हैं कि उन्हें एक ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और वैंग कहने लगता है कि पैसा कमाना इस सिस्टम से बहुत ज्यादा इजी है लेकिन कई सारे रूल है। वो इलीगल इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकता है और वो जानबूझकर किसी आइटम को महंगा नहीं खरीद सकता है। उसे ये पसंद नहीं था कि उसे इतने सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे और अगर उसने कोई भी रूल तोड़ा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और पेकायन सोचने लगता है कि जो ये वर्ल्ड है इतना ज्यादा अलग नहीं है जो उसका ओरिजिनल वर्ल्ड है उससे, बस इस वर्ल्ड में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रही है और जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन लॉज हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर पेकायन को आइडिया आता है कि वो गेमिंग फील्ड में जाना चाहता है। गेमिंग फील्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो बहुत ही जल्दी उसमें बहुत ज्यादा पैसा गवा देगा। गेम को बनवाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और अगर कोई गेम बढ़िया नहीं होती है वो बहुत ही जल्दी बहुत सारा पैसा गवा देती है। और इसलिए पेकायन एक ऐसी कंपनी शुरू करना चाहता है जो बहुत सारा पैसा गवाए और ऐसा करते करते वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा। वो दुनिया के
सबसे घटिया सबसे गंदी गेम बनवाएगा और बहुत ज्यादा घाटे में चला जाएगा, जिससे वो बहुत ज्यादा सिस्टम से पैसे कमाएगा। पी कायन अपने सपनों में खो गया था कि वो करोड़पति बन गया है और उसके आसपास पैसे उड़ रहे हैं, लेकिन पी कायन को ये भी ध्यान रखना था कि वो जो ट्रेंडिंग गेम है उन्हें कभी नहीं बनाएगा और जो फ्यूचर में पॉपुलर हुई थी उनसे भी दूर रहेगा। पी कायन अपने कमरे में अकेला था और वो गेम के आइडिया के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि इसे तो बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैंने तो सोचा था ये बहुत ज्यादा आसान होगा। और थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि उसे एक ड्राइविंग गेम बनानी चाहिए। उस गेम का बस थोड़ा सा डिजाइन बनाएगा और किसी और को ये गेम बनाने को दे देगा और वो कहता है कि वो इस गेम को इतना ज्यादा घटिया बनाएगा, इतना ज्यादा घटिया बनाएगा कि बस 2 हफ्तों में ही मैं अपने सारे के सारे पैसे लॉस कर दूंगा। लेकिन उसके लिए उसे 50,000 रुपए गंवाने थे और इसीलिए वो सोचता है कि वो सारे के सारे पैसे गेम के डेवलपमेंट में और उसकी प्रमोशन में लगा देगा और फिर 2 ही हफ्तों में वो सारे के सारे पैसे लॉस कर देगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लान है। और 20,000 रुपए जो गेम में गाड़ी थी उस पर लगा देता है और दूसरे 20,000 रुपए जो गेम के आसपास पहाड़ थे उसको बनवाने में लगा देता है। लेकिन क्या पता लोग इस गेम को खेलने लग जाएं, इसीलिए मुझे कुछ और अलग करना होगा जिससे जो गेम खेलने वाला है वो इस गेम को खेलते ही छोड़ दे। और फिर पी कायन को एक आइडिया आता है और वो इस गेम में कई सारे लेफ्ट राइट मोड रखेगा ताकि जो ये गेम है बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाए। और वो इस गेम को इतना ज्यादा हार्ड बनाएगा कि जो प्लेयर है उसको अपनी रियल लाइफ के 8 घंटे लगातार चलाना होगा ताकि वो जो इस गेम का सिर्फ लेवल 1 है वो पार कर सके। और कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है और मैं तो एक बहुत ज्यादा जीनियस हूँ और कोई भी इस गेम को अब पसंद नहीं करेगा। 2 घंटे बाद उसकी गेम जो उसका डेमो था वो तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो एक बार मैं खुद इसको ट्राई करके देखता हूँ। और पी काय उस गेम को बस थोड़े सी मिनटों के लिए खेलता है और कहता है कि ये गेम तो बहुत ज्यादा घटिया है और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना घटिया गेम बना दिया। ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग भी है, ये गेम बोरिंग, घटिया और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो बहुत ज्यादा खुश था और उसे पक्का यकीन था कि जो प्लेयर खेलने वाला है इस गेम को और मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होगा और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा। और अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि ये गेम 1 रुपया भी नहीं कमाएगी और सारे के सारे पैसे गवा देगी और जो पी कायन को चाहिए है वो उसे मिल जाएगा। पी कायन बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए जाता है और अब वो पास्ट में आ चुका था, इसीलिए वो अपने कॉलेज में जो मजे थे उसे दोबारा से जीना चाहता था। और वो और उसके सारे दोस्त गेम खेलने के लिए जाते हैं। पी कायन उन सभी से गेम बार बार हारे जा रहा था और उसके बाकी दोस्त उसका इसी बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं। पी कायन ने अपने कॉलेज के 4 के 4 साल अपने जो रूममेट है उसके साथ बता दिए और इसका नाम है मै यांग। और वो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करता है लेकिन उसके अच्छे मार्क्स कभी नहीं आते हैं और वो गेम खेलने में बहुत ज्यादा माहिर है लेकिन वो फेल भी बहुत ज्यादा बार होता है। वो सभी चीज में अच्छा है लेकिन बेस्ट किसी चीज में नहीं है। और गेम खेलने के बाद वो अपने बेड पर जाता है, वो बेड पर जाता है और उसे मालूम है कि उसका गेम 1 भी रुपया नहीं कमाएगा और उसे बहुत ही जल्दी 50,000 मिलने वाले हैं। ये कितना बढ़िया प्लान है। और अपने मन सोचता है कि वो लैपटॉप खरीदेगा, कई सारी गेम खरीदेगा और इतना सब वो सोच ही रहा था। हमें एक यूट्यूबर से दिखाया जाता है जो एक गेम खेल रहा था और वो पैसे कमाता है जब कंपनियां उसको पैसे देती है उनकी गेम खेलने के लिए। और जो काओ लैंग है वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि अभी इस हफ्ते में कोई भी नई गेम रिलीज नहीं हुई है और उसको कोई भी पैसे नहीं मिले हैं और इसके यूट्यूब पर व्यूज भी बहुत ज्यादा कम आने लग गए हैं। और फिर वो कोई नए गेम को ढूंढ रहा था, तभी उसे पी कायन की गेम दिखती है। इस गेम का नाम था लोनली डेजर्ट हाईवे और बस ये 1 रुपये में बिक रही थी। और वो बंदा काओ कहता है कि बस इतनी सस्ती, मुझे नहीं मालूम था गेम्स इतनी भी सस्ती बिकती है। और वो गेम के बारे में थोड़ा पढ़ता है, उसमें लिखा था कि ये गेम प्लेयर्स की जिंदगी बदल देगी। और काओ इस गेम को खेलने की सोचता है। और पी कायन ने इस गेम को बनाया था सबसे ज्यादा घटिया, सबसे ज्यादा बोरिंग। लगता है इसके तो पूरे मजे होने वाले हैं इस गेम को खेलने के बाद। वो काओ इस गेम को खेलने लगता है और खेलने के 1 ही मिनट बाद उसे पता चल जाता है कि ये गेम सबसे ज्यादा घटिया है और सबसे ज्यादा बोरिंग। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा घटिया हैं और जो डेजर्ट है वो भी बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है और जो ड्राइविंग के कंट्रोल्स है वो भी बहुत ज्यादा घटिया है और उसे लग रहा है कि ये गेम उसे पागल कर रही है। और वो बस 10 मिनट से इस गेम को खेल रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि वो कई घंटों से इस गेम को खेल रहा है। हालांकि वो एक हार्डकोर गेमर है लेकिन इतनी घटिया गेम उसने कभी नहीं खेली थी और धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर क्या गेम ये मुझसे क्या चाहती है। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस गेम का मकसद क्या है। वो बस बिना किसी बात के गाड़ी को चला रहा है। इस गेम का तो कोई मकसद ही नहीं है, ये इतनी ज्यादा घटिया है लेकिन फिर भी वो कुछ चीज थी जिसकी वजह से वो अभी भी इस गेम को खेल रहा था। और वो काओ सोचने लगता है कि ये गेम तो बहुत ज्यादा बोरिंग है जैसे कि उसकी लाइफ है और ये गेम उसकी लाइफ धीरे धीरे बदल रही है। और अब वो गेम खेलते खेलते थक जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है, मैं थक चुका हूँ। लेकिन वो पॉज बटन दबाता है
लेकिन उसे पता चलता है कि इस गेम में तो कोई पॉज बटन है ही नहीं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा घटिया गेम में कम से कम पॉज बटन तो होता है और इसमें ये भी नहीं था। आखिरकार ये गेम में क्या गड़बड़ है, क्या कर रही है ये, और वो अपनी जगह से उठ जाता है। जिसके बाद जो उसका ट्रक था वो जाकर भिड़ जाता है और उसके बाद उसके स्क्रीन पर गेम ओवर आता है। काओ पूरा बावला हो गया था क्योंकि वो आधे घंटे से इस ट्रक को चला रहा था और अब गेम उसे सीधा जीरो से स्टार्ट करने को कह रही है। और फिर वो सोचता है कि वो इस गेम को अपने यूट्यूब चैनल पर खेलेगा और कम से कम थोड़े व्यूज तो आएंगे इस घटिया गेम की वजह से। जो काओ था अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और 2 हफ्ते बाद वो काओ बताता है कि इस गेम में जो ट्रक है ऐसा लगता है कि तुम असली ट्रक को चला रहे हो, लेकिन ट्रक को चलाने का कोई मकसद ही नहीं है। और वो लगातार 8 घंटे से उस गेम को खेल रहा है और उस ट्रक को चला रहा है। उसने अपनी आंख को भी स्क्रीन से दूर नहीं हटाया और उसके बाद 8 घंटे पूरे होने के बाद वो उस गेम को पार कर लेता है और उसे कोई प्राइज नहीं मिलता है, बल्कि उसके सामने एक पॉपअप आता है कि बधाई हो, तुमने अपनी जिंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। भाई साहब, इस गेम ने उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब उसका और ज्यादा इंटरेस्ट इस गेम में बनने लग गया। जो उसके यूट्यूब चैनल पर व्यूज थे उन लोगों ने कमेंट कर रखा था कि जो ये गेम है बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं भी इस गेम को जरूर खेलूंगा। और जो पी कायन था वो इसकी वीडियो देख रहा था और कमेंट पढ़ रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैंने इतनी घटिया गेम बनाई है और फिर भी ये लोग गेम खेलने की बात कर रहे हैं। पी कायन सोचने लगता है कि लोगों को तो ये गेम बहुत ज्यादा घटिया लगनी चाहिए थी, लेकिन लोगों को तो ये गेम पसंद आ रही है। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग कितने ज्यादा पागल हैं, इतनी घटिया गेम खेलने के लिए तैयार कैसे हो गए। 20,000 लोगों ने उसकी गेम को खरीद लिया और जो 50,000 वो कमाने वाला था सिस्टम से, वो सारे के सारे चले गए क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा रुपए कमा रहा था और अब वो उसके प्रॉफिट में आने लग गए। और वो उन लोगों को समझाता है कि मैंने एक गेम जानबूझकर इतनी घटिया बनाई है और तुम लोगों को ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन पी कायन के मुंह में से खून निकल जाता है जब वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है और क्योंकि सिस्टम ने उसे पास्ट में भेज रखा है और अब जो उसका प्रॉफिट हो गया है उससे उसको सिर्फ थोड़े से चिल्लर मिले हैं। उसने प्रॉफिट में 70,000 रुपए कमाए हैं लेकिन उसको सिर्फ 700 रुपए मिले हैं, इसीलिए वो नुकसान करके पूरे 50 के 50,000 कमाना चाहता था और ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होता, लेकिन उसका प्लान सब बर्बाद हो गया और अब उसे दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा ताकि वो जो ये पैसे कमा रहा है उसे गवा सके। और फिर उसे एक आइडिया सूझता है और जो उसका दोस्त था मियांग उसे बुलाता है क्योंकि उसको मालूम था जो इसका दोस्त मियांग है सब कुछ गड़बड़ कर देता है और अगर वो उसे पार्टनर बनाएगा तो वो पक्का उसे घाटे पे घाटे दिलाएगा। जो उसका दोस्त मियांग था वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि पी कायन ने उसे किसी चीज के लिए मदद मांगी थी और पे कायन उसे डिनर पे ले जाता है, उसे वो महंगे महंगे खाने खिलाता है। और जो उसका दोस्त था मियांग उसे समझ नहीं आ रहा था कि पे कायन इसको इतना ज्यादा महंगा खाना क्यों खिला रहा है और वो खाने के पूरे मजे ले रहा था। और मियांग पूछता है कि क्या तुम अमीर बन गए हो इतनी जल्दी, क्या बात है। लेकिन जो पी कायन था अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था। वो कहता है कि हाँ मैंने बस थोड़े से ही कमाए हैं 700, कहा हमें 50,000 और मैंने सिर्फ 700। और अब उसके पास 23 दिन है जिसके अंदर उसे 3 लाख से ज्यादा पैसे गंवाने हैं यानी लॉस करना है। और अगर उसने सारे के सारे पैसे गंवा दिए तो 3 के 3 लाख रुपए उसके हो जाएंगे और वो इतनी ज्यादा मेहनत करेगा किसी ने सोची ना होगी, फिर भी वो 3 लाख रुपए नहीं कमा पाता रियल लाइफ में। और पी कायन कहता है कि मयंक क्या तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करोगे, और वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मयंक चौंक जाता है क्योंकि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन जितना पैसा वो प्रॉफिट में कमाना चाहते हैं उतना कभी कमा ही नहीं पाते हैं। वो मयंक पूछता है कि पी कायन तुम्हारे पास आखिरकार इतने पैसे आए कहाँ से, और पी कायन उसको झूठ बोल देता है कि मैं दरअसल पहले से ही एक अमीर घराने का हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे काफी सारा पैसा दिया है। और जिसका दोस्त मयंक था वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है। उसे खुद नहीं मालूम था कि उसका दोस्त इतना ज्यादा गधा है और इसके झूठ पर इतनी जल्दी यकीन कर लेगा। और मयंक कहता है कि क्या तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम भी है। पी कायन कहता है कि नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है सीखने की, हम ऑनलाइन जो कोड है उसे खरीद सकते हैं। वो मयंक कहता है कि लेकिन हम तो अगर ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारा पैसा बेफालतू में ही गवा देंगे। और मयंक कहता है कि इससे अच्छा तो हम इस पैसे को कहीं और लगाकर पैसा कमा सकते हैं। पी कायन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पैसा कमाना नहीं है पैसा गवाना है। और फिर वो
थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने लोनली डेजर्ट हाईवे गेम के बारे में सुना है? और वो कहता है कि वो गेम मैंने बनाई है। मयंक को ये बात पर भरोसा नहीं था। मयंक पूरा चौंक गया था और कहता है कि क्या सच्ची में तुमने उस गेम को बनाया है? और अब वो उस पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। वो फटाफट भागता है और किताबों की दुकान पर जाता है। पीकाइन सोचता है कि मयंक तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और ये मेरी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। कुछ घंटे बाद मयंक वापस आता है और अपने साथ ढेर सारी गेम डेवलपमेंट वाली किताबें लेकर आता है। वो अपने साथ कई सारी गेम डेवलपमेंट और गेम के कई सारे अलग अलग चीजों की किताबें लेकर आया था। मयंक कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं इन सब भी बुक को पढ़ूंगा और इन सब भी बुक को पढ़कर सब कुछ सीखूंगा ताकि हम एक साथ काम कर सकें। पीकाइन कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो हर वक्त बदलती रहती है और जो किताबें तुम उठाकर लाए हो पहले ही आउटडेटेड हो चुकी है। और पीकाइन उसको समझाने लगता है कि हम बिना कुछ किए भी गेम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वो एक बुक को पढ़ने लगता है और जल्दी सो जाता है। पीकाइन को पूरा भरोसा था कि मयंक की मदद से वो अपनी कंपनी को पूरा डुबा देगा और इस जैसे एम्प्लॉय मुझे और भी रखने चाहिए। और फिर पीकाइन प्लान बनाने लगता है कि आखिरकार वो 3 लाख रुपए कैसे गवाएगा बस 30 दिनों में। मयंक उठता है और पीकाइन कहता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। पीकाइन एक मोबाइल के लिए पत्तों वाली गेम बनाना चाहता है। पीकाइन ने एक गेम फ्यूचर में खेली थी और एक बहुत ज्यादा बढ़िया प्लान है और इस गेम का नाम है द 3 किंगडम। जो मयंक था वो कहता है कि लेकिन ऐसी गेम तो पहले ही बन चुकी है और लोग उसे बहुत ज्यादा खेलते हैं और हमारी गेम को कोई नहीं खेलेगा। लेकिन पीकाइन तो यही चाहता था कि कोई भी उसकी गेम को ना खेले और इसकी गेम ये पूरी घाटे में चली जाए तो उसको बड़ा मजा आ जाएगा। और 3 किंगडम वाली गेम पहले ही बहुत सारी बन चुकी हैं और अगर मैं इसी टॉपिक पर गेम बनाऊंगा तो वो कोई भी उसको नहीं खेलेगा। और ये एक मोबाइल के लिए गेम थी और मोबाइल में कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे वो पैसा कमा सकता है। और पीकाइन को एक ऐसा प्लान बनाना था जिसकी वजह से वो कोई भी पैसा ना कमाए इस गेम से और वो इस गेम को इतना ज्यादा हार्ड बना देगा कि कोई भी इस गेम को थोड़ी देर के बाद ही छोड़ देगा। लेकिन मुझे इन वेल्स का भी ख्याल रखना है। ये वेल वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं और गेम में पैसा लगा कर उस गेम को प्रॉफिट में पहुंचा देते हैं और मुझे इन लोगों का कुछ इलाज करना होगा। और वो एक प्लान बनाता है कि जो ये अमीर हैं ये कभी भी मेरी गेम में पैसा नहीं लगा पाएंगे। पीकाइन मयंक को कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए गेम के टेम्पलेट पर लगा दिए हैं। और जो मयंक था वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि 1 लाख रुपए आम बात नहीं थी और उसने सिर्फ टेम्पलेट पर लगा दिए थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी था क्योंकि अभी भी उसको पास 2 लाख रुपए है जिसे उसे लगाना है और वो एक ऐसी गेम बनाएगा जिसमें कोई भी हलचल नहीं होगी और इस गेम में पैसा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल कर देगा। और पीकाइन इस गेम में सबसे ज्यादा घटिया चीजों पर और ज्यादा पैसे लगाने की सोच रहा था, जैसे कि साउंड डिजाइन और जो ताश की जो आर्ट है उस पर। और वो सबसे ज्यादा घटिया डिजाइनर को ये काम देना चाहता था। और पीकाइन मयंक को कहता है कि तुम इन सभी कैरेक्टर की पावर डिसाइड करोगे। और पीकाइन जानता था कि मयंक को इस गेम के बारे में कुछ नहीं मालूम है और अगर वो अपने हाथों से कुछ काम करेगा तो पक्का ही घाटे में चला जाएगा। और मयंक कहता है कि भाई पीकाइन तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यही बात तो पीकाइन को अच्छी लगती थी। वो कहता है कि नहीं, तुम ही तो सबसे बढ़िया बंदे हो जो इसको कर सकते हो। और मयंक कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद पीकाइन एक ऐसे डिजाइनर को ढूंढता है जिसने अभी अभी डिजाइन करना सीखा है और ना तो उसको कुछ ज्यादा आता है और वो जो आर्ट बनाता है वो भी बहुत ज्यादा घटिया होती है। और पीकाइन उसको तुरंत हायर कर देता है और उसको ये कार्ड बनाने को भेज देता है। और अब वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि जो कार्ड है ये भी बहुत ज्यादा घटिया दिखेंगे और जो मयंक है वो भी इन कैरेक्टर को घटिया बना देगा और अब जो मेरी गेम है कोई भी नहीं खरीदेगा और अब की बार उसका प्लान फेल नहीं होगा और वो 3 लाख रुपए हार जाएगा। पीकाइन और मयंक कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे और पीकाइन जो मयंक को काम दिया था उसे देख रहा था और वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जो मयंक ने काम करके दिया है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। और पीकाइन यही चाहता था। वो मयंक को अंगूठा दिखाता है और कहता है कि तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। और मयंक कहता है कि मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम जो इस गेम के सारे के कैरेक्टर को लड़कियों में बदल दें। पीकाइन तुरंत उसे मना कर देता है और वो मयंक को ये बहाना देता है कि अगर वो हम लोग ऐसा करेंगे तो जो कैरेक्टर है वो अपनी डोमिनेंस पावर को खो देंगे और ये सही नहीं है। और जो पीकाइन इसको ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि कहीं लड़कियों के कारण कई सारे साले लोंडे लपाटे ना आ जाएं और इस गेम को पॉपुलर ना बना दे। पीकाइन उसे समझाता है और मयंक तुरंत मान जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा भी होशियार नहीं था। और
पी थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि मयंक उसकी बात को बड़ी आराम से मान जाता है और ऐसा करते हुए वो अपना मकसद पूरा कर सकता है। और फिर हमें आर्ट यूनिवर्सिटी दिखाई गई है। वहाँ पर हमें रुआन जुआनजियान को दिखाया गया है। यह भी वही बंदा था जिसको पी क्वान ने आर्ट बनाने के लिए काम दिया था। उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिरकार हमें क्या काम मिल गया है, आखिरकार वो क्या बनवाना चाहता है। जो उसके दोस्त थे रुआन के पास ही खड़े थे और वो थोड़ा सा शौक में थे क्योंकि उनको काम मिल गया है। रुआन पी क्वान के साथ ऑनलाइन बात कर रहा था। जो रुआन था वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि अगर उनको ये ऑर्डर मिल गया तो वो इस महीने का खाना खा पाएंगे। रुआन कहता है कि पी क्वान आखिरकार तुम क्या बनवाना चाहते हो, और पे क्वान कहता है कि उसे 200 आर्ट पीस बनवानी है और 4 कस्टम ड्राइंग हर एक कैरेक्टर के लिए, और मेरे कम से कम 50 कैरेक्टर हैं और मुझे कोई अलग स्टाइल चाहिए है, ना कि जो तुम पहले से यूज कर रहे हो। रुआन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही इसी स्टाइल में आर्ट बनाया करता था और अभी पे अचानक से उससे कहता है कि उसे इस स्टाइल में ये आर्ट नहीं बनवानी है। रुआन कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर के सेट का 2000 प्राइस है और मैं जानता हूँ कि ये प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो पी क्वान था वो तो अपने मन में कह रहा था कि ये प्राइस तो बहुत ज्यादा कम है और इतने में मैं अपने 2 लाख बचे हुए पैसे कैसे खत्म कर पाऊंगा। और पी क्वान कहता है कि जो तुम ये आर्ट बनाने वाले हो ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और इसीलिए अच्छा होगा कि तुम 3000 रुपए चार्ज करो एक कैरेक्टर के सेट का। जो रुआन था वो पूरा चौंक जाता है क्योंकि पहली बार किसी कस्टमर ने उससे पैसे बढ़ाने की बात करी है, जबकि बाकी तो पैसे कम करने की बात करा करते थे। पी क्वान उसे वो लिस्ट पकड़ा देता है, भाई ये मेरे कैरेक्टर है और इसकी तुम्हें आर्ट बनानी है। रुआन घबराने लगता है क्योंकि जो लिस्ट थी उसके ऊपर उन कैरेक्टरों की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो डर रहा था कि कहीं वो एक अच्छा काम नहीं कर पाएगा। पी क्वान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम जैसी आर्ट दोगे मैं वैसी की वैसी एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम्हें ना दोबारा कहूंगा कि इसे ठीक करके दो। रुआन पूरा हैरान था क्योंकि उसको पहले ऐसा कभी क्लाइंट नहीं मिला था और पे क्वान खुश था क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था और अब उसे बस गेम के और पार्ट में पैसे लगाकर अपने पैसे बर्बाद करने हैं और वो एक भी पैसा मार्केटिंग पर इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता चले और वो लोग इस गेम को खेलें। और वहीं दूसरी तरफ रुआन इस चीज के बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि हमको काम मिल गया है और हमें जल्दी से जल्दी काम चालू कर देना चाहिए। वो सभी लोग अपने पुराने स्टाइल में आर्ट बनाया करते थे, लेकिन पी क्वान ने उसे अलग ही आर्ट में बनाने को कहा है। उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार क्लाइंट उनको कुछ अलग ही बनाने को कह रहा है जबकि हम किसी दूसरी आर्ट में बनाया करते हैं, क्या वो पागल हो गया है। और रुआन उनको कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने। और जो रुआन था उसके अंदर पूरा हौसला था, वो कहता है कि मुझे अपने पुराने स्टाइल में बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब उसको एक मौका मिला है कि वो अपनी ट्रू स्किल को लोगों को दिखा सके। और रुआन डिसाइड करता है कि वो कौन से स्टाइल में आर्ट को बनाएगा। वो एपिक इंकिंग स्टाइल ऑयल पेंटिंग वाला इस्तेमाल करेगा। इस स्टाइल की मदद से कुछ यूनिक और अमेजिंग कैरेक्टर बनेंगे और ये आर्ट बाकी गेमों से बहुत ही ज्यादा अलग होगी और फैंटेसी वाइब भी फील करवाएगी। रुआन कहता है कि अपने दोस्तों को कि हमें इस गेम के कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एपिक बनाने हैं और इस स्टाइल से हम बहुत ही ज्यादा यूनिक और बैडस लगेंगे। जो बाकी गेम हैं उन गेमों से ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूनिक और अलग होंगे और उसे भरोसा था कि वो ऑयल पेंटिंग स्टाइल से एक यूनिक और गजब का आर्ट बनाएगा। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हमको तो इस आर्ट में बनाना आता ही नहीं है। रुआन कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्ट में बनाऊंगा लेकिन छोटी मोटी जो गलतियां होगी उसे तुम लोग ठीक कर देना। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया प्लान है और अगर ये गेम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई तो हम कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का एक आर्ट स्टूडियो खोल सकते हैं। रुआन बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था इस काम को करने के लिए। 3 हफ्ते बीत चुके हैं। जो रुआन था लगातार काम कर रहा था और अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और आखिरकार उसने काम कंप्लीट कर दिया था। और जो उसके टीममेट थे वो भी बहुत ज्यादा थक चुके थे इस सभी काम को कंप्लीट करने में और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग मर गए हैं। और रुआन इस प्रोजेक्ट को पी क्वान को भेज देता है और वो आर्ट उसके पास डाउनलोड हो रहा था और वो थोड़ा सा हैरान था क्योंकि रुआन ने उसकी आर्ट को बहुत जल्दी बना दिया। पी क्वान थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि 3 लाख में से अभी भी 5000 रुपए बचे हुए थे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इन 5000 को कहां पर वेस्ट करे और वो इस गेम को पोस्टपोन भी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा
ऐसा करेगा तो जो सिस्टम है उसे पैसा भी देरी से देगा। और आखिरकार वो फाइल डाउनलोड हो जाती है और अपने मन में सोचता है कि इसने पक्का ही कुछ घटिया चीज बनाई होगी। लेकिन जैसे ही वो आर्ट को देखता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और अमेजिंग। ऐसी आर्ट उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और पी क्वान अपने ही मन में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और ये क्या सच्ची में 700 रुपए में उसने बनाई है? क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है? क्या ये सच्ची में रुआन ने बनाई है? पूरा रोने लगता है। रुआन ने उसको इसलिए काम दिया था क्योंकि उसकी जो आर्ट थी वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन उसने तो इतनी खतरनाक आर्ट बना दी और मुझे नहीं मालूम था कि वो कुछ ऐसा भी बना पाएगा। ये और कंपनियों के लिए तो बढ़िया बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो। और वो फिर से अपने दिमाग में मीटिंग बिठाता है। उसे जल्दी से कुछ सोचना होगा, नहीं तो उसकी जो गेम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और फिर उसे याद आता है कि वो प्रमोशन पे एक भी पैसा नहीं लगाएगा, जिसके बाद किसी को उसकी गेम के बारे में पता नहीं चलेगा और वो गेम लॉस में चली जाएगी। और ना ही हमने इस गेम पर कोई ज्यादा फीचर डाले हैं और इसीलिए जो प्लेयर है उसे ज्यादा मजा नहीं आएगा। और अगर प्लान सही काम कर लिया तो लोगों को इस गेम के बारे में पता भी नहीं चलेगा और जिनको पता चलेगा वो गेम को तभी डिलीट कर देंगे। मोयन आता है। तुम क्या देख रहे हो? मोयन आता है और वो देखता है कि ये क्या बात है, ये आर्ट तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर पी क्वान गेम का नाम रखता है गोस्ट जनरल आ रेगुलर कार्ड गेम। और ऐसा करने से किसी को नहीं मालूम चलेगा कि इस गेम का नाता थ्री किंगडम के साथ है और ऐसा करके कोई भी उसकी गेम को ढूंढ भी नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ रुआन और उसके दोस्त काम खत्म करने के बाद जो पैसे मिले हैं उससे पार्टी कर रहे थे। रुआन के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये गेम कब रिलीज होगी? रुआन कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि इस गेम का नाम गोस्ट जनरल है। और रुआन कहता है कि रुको एक बार मैं प्ले स्टोर पर देखता हूँ। और वो देखता है कि जो गेम है वो पहले ही रिलीज हो चुकी है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आज सुबह ही तो मैंने उसको अपनी आर्ट दी है और शाम तक उसने गेम भी रिलीज कर दी। जो गेम का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है और बताता है कि बस ये एक आम सा कार्ड गेम है। रुआन और उसके दोस्त गेम को खोलने लगते हैं कि आखिरकार देखते हैं कि इस गेम को आखिरकार हमने इतनी मेहनत करी है इन आर्ट को बनाने में और ये गेम कैसी लग रही है। और वो लोग कार्ड को चुनने लगते हैं। उन तीनों को रेयर कार्ड मिलते हैं और रुआन कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है ये गेम अभी भी टेस्टिंग स्टेज में है, इसीलिए सबको रेयर कार्ड मिल गए हैं। उसका दोस्त कहता है कि ये देखो, ये गेम शॉप में सिर्फ एक ही आइटम है और 30 रुपए का एक परमानेंट मेंबरशिप कार्ड मिल रहा है और शॉप में कोई भी लेवल और कोई भी और चीज खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है। और रोहन कहता है कि शायद ये गेम अभी भी टेस्टिंग स्टेज में है, इसीलिए वो पी क्वान को मैसेज करता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और रोहन कहता है कि क्या जो बाकी के आइटम है फाइनल वर्जन में ऐड होंगे क्या? पी क्वान कहता है कि यही गेम का फाइनल वर्जन है और हम कुछ भी शॉप में नहीं डालने वाले हैं। रोहन पूरा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गेम में तो अभी कुछ है ही नहीं, ना कोई लेवल है और ना ही शॉप में कोई आइटम है, बस सिंपल सी कार्ड गेम है। और पी क्वान कहता है कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है पैसे कमाने की, लेकिन असलियत में तो वो बहुत ज्यादा पैसे लॉस करना चाहता था और इसीलिए उसने बहुत कम खरीदने वाले ऑप्शन दिए हैं उस गेम में। और रोहन कहता है कि क्या इस गेम को प्रमोट करने के लिए कोई प्रमोशन भी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये गेम पर ज्यादा इंस्टॉल नहीं है और इसीलिए कोई प्रमोशन करने वाले होंगे ये लोग। और पी क्वान कहता है कि कोई भी प्रमोशन नहीं होगी क्योंकि हमारे पास अब कोई भी पैसे नहीं है, सारे के सारे 3 लाख हमने इसी गेम पर लगा दिए हैं। पी क्वान का यही प्लान था। रोहन थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि पी क्वान ने उन लोगों को अच्छे खासे पैसे दिए हैं और इसी कारण उसके पास अब कोई पैसे बचे नहीं है। रोहन अपने दोस्तों को यह बात बताता है और वो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हमें कोई प्लान करना होगा और इस गेम को प्रमोट करना होगा और बिना प्रमोशन के तो कोई भी इस गेम को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। और रोहन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारा जो आर्टिस्ट ग्रुप है उसके अंदर हम इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं। उनके साथ बात करके हम एक तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे हम इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोयन दुखी था क्योंकि बस 3-4 लोगों के अलावा किसी और ने उनकी गेम को डाउनलोड भी नहीं किया है। लेकिन पे क्वान बहुत ज्यादा अंदर खुश था क्योंकि उसका प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और पे क्वान मोयन को कहता है कि ऐसा तो होता ही रहता है, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश था और अब वो पक्का ही पैसे हार जाएगा, कोई भी उसकी गेम को ढूंढ नहीं पाएगा और वो 3 के 3 लाख रुपए उसके हो जाएंगे। मोयन दोबारा से वेबसाइट को रिफ्रेश करता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि हमारी गेम को 5 स्टार रिव्यू मिल गया है और कई सारे डाउनलोड भी आ गए हैं। पी क्वान हैरान था, उसे खुद नहीं मालूम था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा? उस गेम के कई हजार 5 स्टार रिव्यू हो चुके थे और कई सारे लोगों ने उस गेम को डाउनलोड कर दिया था। वैंग को ये विश्वास नहीं हो रहा
रहा था वो डिप्रेशन में जाने लगता है। भाई इसको हार्ट अटैक आएगा देख लो। वो कहता है कि आखिरकार मेरे से क्या गलती हो गई है। मोयन कहता है कि पीकवान, मोयन आता है और कहता है कि ओ भाई पीकवान, हमारी गेम देख कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है और जिस गेम को बनाने में उसने मेहनत करी है वो इतनी पॉपुलर हो गई है। और वो बहुत ज्यादा खुश था। पीकवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो गया है। उसने प्रमोशन पे 0 पैसा लगाया था और गेम को जितना हो सके उतना बोरिंग बनाया था। तो आखिरकार क्या गलती हो गई है, ये गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे बन गई। और पीकवान लैपटॉप खोलता है और देखता है कि आखिरकार ये लोग इस गेम को क्यों पसंद कर रहे हैं और वो कमेंट को पढ़ता है। उसे पता लगता है कि ये सभी के सभी लोग जो गेम में आर्ट है उसकी वजह से इस गेम को 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि जो इस गेम की आर्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैंने पहले कभी ये आर्ट नहीं देखी है और इस गेम में एक भी ऐड नहीं है और शॉप में भी बस एक ही आइटम है और ये गेम वाले ये नहीं चाहते हैं कि हम इस गेम में ज्यादा पैसे लगाएं। ये कितनी अच्छी बात है। पीकवान सोचने लगता है कि मैंने तो ये इसलिए ऐड किए थे ताकि लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा घटिया लगे, लेकिन लोगों को ये चीज फीचर लग रहे हैं। और अब उसे पता चल जाता है कि ये तो रुआन है जिसने ये कांड किया है। उसने इस गेम को अपने आर्ट वाले ग्रुप में फैला दिया है और सभी लोगों को बस ये गेम आर्ट की वजह से खेल रहे हैं। पीकवान रुआन को मैसेज करता है और कहता है कि क्या तुमने ये किया है। और रुआन कहता है कि मुझे बुरा लगा कि तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं बचे इस गेम को प्रमोट करने के लिए और मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची और बस मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में प्रमोट करने को कहा, लेकिन लोगों को इस गेम में जो आर्ट है और जिस तरीके से तुमने ये गेम बनवाई है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। पीकवान बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इसने मेरा सारा का सारा प्लान फेल करवा दिया। एक हफ्ते बाद जो गेम थी उसने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया था और उसके जो उसमें से पैसे बने थे वो बस 2000 रुपए बने थे। वो बहुत ज्यादा दुखी था कि हर बार मेरा प्लान फेल कैसे हो जाता है। मोयन था ये सोच रहा था कि आखिरकार जो पीकवान है इतना ज्यादा दुखी सा क्यों लग रहा है। पीकवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं गेम डेवलपमेंट के कारण थोड़ा सा थक चुका हूं। और मोयन पीकवान को डिनर पर ले जाता है और कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। वो बातें करते जा ही रहे थे। मोयन कहता है कि तुम्हें एक असिस्टेंट रख लेनी चाहिए ताकि तुम इतना ज्यादा थको नहीं, और हाँ एक खूबसूरत रखना। और मोयन थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि अगर वो असिस्टेंट रखेगा तो उस पे अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर सकता है और वो एक ऑफिस भी खरीदेगा जिस पर वो अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर सकता है और ये पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। पीकायन असिस्टेंट ढूंढने के लिए कंपनी में आ जाता है। वहाँ पर उससे जो कंपनी का मैनेजर है लॉरेंस वो मिलता है। वो लॉरेंस पूछता है कि आखिरकार पीकायन तुमको कैसी असिस्टेंट चाहिए। पीकायन कहता है कि जो मेरे हर एक काम को बड़े अच्छे से कर पाए और वो बहुत ज्यादा महंगी भी होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा बेस्ट असिस्टेंट की लिस्ट उसे दे देता है। वो लिस्ट को देखता है और उसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम जिन हेलो है। वो पहले एक बड़ी कंपनी में काम किया करती थी। पीकायन कहता है कि आखिरकार इसके रेज्यूमे में ये क्यों नहीं लिखा कि उसने पिछली जॉब क्यों छोड़ दी। लॉरेंस बताता है कि जो जिन हेलो है वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और जो उसका पुराना बॉस था वो बहुत ज्यादा गंदा था और हर बार पीकर टल्ली हो जाता था। एक दिन उसने जिन हेलो को छेड़ दिया, उसको आया गुस्सा, उसने उसको पीट दिया और फिर उसने जॉब भी छोड़ दी। पीकायन कहता है कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है और मुझे ये पसंद आई। और पीकायन कहता है कि लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं और वो ये है कि मैं जो कोई भी डिसीजन लूं चाहे वो कितना ज्यादा अजीब लगे, लेकिन जो असिस्टेंट है उसे बिना कुछ सवाल पूछे मानेगी। वो लॉरेंस कहता है कि हर एक बेस्ट असिस्टेंट यही करता है और जो जिन हेलो है वो भी यही करेगी। और ये पीकायन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो असिस्टेंट है उसके काम में दखल दे और उसके जो बिजनेस है उसे प्रॉफिट बनाने में मदद करे। 3 दिनों के बाद जिन हेलो आ जाती है और वो उसके नए बॉस पीकायन से मिलती है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग खरीद लेता है बहुत ज्यादा महंगी और उसके बाद वो जो जिन हेलो है उसे लिस्ट लिखने को कहता है। वो सभी के सभी जो चीजें हैं सभी की सभी हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे ज्यादा महंगी होनी चाहिए। वो लैपटॉप, गेमिंग चेयर, सब कुछ, और जो कंप्यूटर है वो भी पूरे हाई एंड होने चाहिए, जितना हो सके उतना महंगा। और जो हमारी बिल्डिंग में जो प्लांट हो गए वो भी बहुत ज्यादा महंगे होने चाहिए और बढ़िया। और हमारे जो बिल्डिंग में उसमें हम एक अलग सेपरेट जगह रखेंगे जहाँ पर हमारे वर्कर एक्सरसाइज कर सके। वो सारी लिस्ट लिखती है और सोच रहा था इतना सारा पैसा मैं इन चीजों पर बर्बाद कर पाऊंगा बड़ी आसानी से। अब वो दोनों आपस में बढ़िया काम करने लगे थे। जो जिन हेलो है उसके सारे काम देखने लग गई थी। पीकायन को वो सूट खरीदने के लिए ले जाती है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा महंगे कई सारे सूट खरीदता है। जो जिन हेलो है पीकायन को उसके नए अपार्टमेंट पे ले जा रही थी। पीकायन ने 2 अपार्टमेंट खरीद लिए हैं उसी के यूनिवर्सिटी के पास। और जो पीकायन था अभी भी कई सारे यूजलेस और महंगे चीजों को खरीदने की सोच रहा था, जैसे कि ये ट्री, ये प्लांट्स, सोफे वगैरह वगैरह और भी कई सारी चीजें। उसका प्लान सही चल रहा था लेकिन एक दिक्कत थी, जितना पैसा उसने अभी तक बर्बाद कर दिया है वो बहुत ज्यादा कम है और उसे अभी भी बहुत सारा पैसा बर्बाद करना है और उसे भी अभी भी कई सारे लोगों को हायर करना है गेम बनवाने के लिए। और उसे यह ध्यान
रखना है कि कहीं वो जो बेस्ट गेम डिजाइनर है या गेम मेकर है उनको कभी भी हायर नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने उनको हायर कर लिया तो उसकी गेम चलने लग जाएगी और प्रॉफिट बना लेगी, लेकिन उसे पूरा नुकसान चाहिए है। और पिकाइन सोचने लगता है कि उसे एक ऐसे बंदे को हायर करना चाहिए जो मयंक की तरह हो, बस उसकी बातों को बिना कुछ कहे मानने लग जाए। फिर उसे एक बंदा याद आता है, उसे याद आता है कि जो उसके साथ एक स्टूडेंट था वो हमेशा उसके यूनिवर्सिटी में जाता था। उस स्टूडेंट के कई सारे अच्छे दोस्त नहीं है और वो पैसे कमाने के लिए कई सारे जो वीडियो गेम है उनके एसेट बेचा करता था और अपना सारा का सारा वक्त जो गेमिंग कैफे है वहां पर गेम खेलते हुए बता देता था। और वो सेकंड ईयर में भी लगातार फेल हो गया था और 2 साल के बाद वो स्कूल में से अपना नाम हटवा लेता है। और वो बंदा बहुत ज्यादा अजीब था, जब भी गर्मियां आती सभी हाफ बाजू की शर्ट पहनना चालू कर देते, लेकिन वो फुल बाजू की पहने रखता था। पिकाइन को वो बंदा मिल जाता है, उसका नाम बावजू है और वो अपना गेम में पूरा मगन था। वो कहता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? पिकाइन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम करने को तैयार हो? वो कह देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसको ढेर सारे पैसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा खुद का एक नया ऑफिस होगा और तुम्हारा काम होगा कि तुम सारा दिन गेम खेलो और जो गेम आएगी उनको टेस्ट करो और जो गेम डिजाइनिंग है उनमें तुम अपनी कई सारी बातें बता सकते हो गेम को इम्प्रूव करने के लिए। पिकाइन सोच रहा था कि जो बावजू है वो गेम खेलने में तो अच्छा है लेकिन गेम बनाने में नहीं, और ऐसे वो जो गेम बनाएगा वो बहुत ही घटिया बनेगी। जो बावजू था वो बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि पहले कभी भी उसको किसी ने ऐसा चांस नहीं दिया था। और पिकाइन कहता है कि जब तुम ऑफिस में आ जाना वहीं पर हम बाकी बातें करेंगे, और जाते हुए उसे कुछ पैसे दे जाता है ताकि वो अपने लिए नए कपड़े खरीदे और अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवा के आ जाए। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि पहले किसी ने उसे इतना बड़ा चांस नहीं दिया था, सब उसे पागल समझते थे क्योंकि वो सब सारा दिन गेम खेलता था। पिकाइन ने जो भी नई नई बिल्डिंग खरीदी थी उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है, वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था। इस बंदे का नाम ह्यूंग सीबो है और इसकी जो मंथली इनकम है वो बस 1500 है। और वो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि जो टैंगड़ा कॉर्पोरेशन है उसने अभी तक 2 गेम बनाए हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। जो पहली गेम थी वो ड्राइविंग वाली थी और जो दूसरी थी वो कार्ड गेम थी। जो ह्यूंग सीबो है वो खुद भी एक गेम डिजाइनर है लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करा करता है। और वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए एलिवेटर के पास जाता है, तभी जो एलिवेटर का डोर है वो खुल जाता है और उसके अंदर ओल्ड लिलू था। वो उसी कंपनी में एक चीफ गेम डिजाइनर था और ह्यूंग सीबो तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। उसकी मंथली सैलरी थी 7000 और वो घबरा जाता है और कहता है कि इस जैसा इतना टैलेंटेड बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। जो बंदा तो वो भी समझ जाता है कि जो ह्यूंग सीबो है यहाँ पर भी जॉब के इंटरव्यू के लिए आया है और कहता है कि इस कंपनी में तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। और वो जाते हुए कहता है कि अगर तुम इस जॉब इंटरव्यू के लिए फेल हो गए तो तुम जब कंपनी में आओगे तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा पनिशमेंट के रूप में। और वो घबरा जाता है और वो टॉप फ्लोर पर जाता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो जॉब उसे मिल भी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जो टैलेंटेड बंदा अभी मेरे सामने से गया है उसको जॉब नहीं मिली और मुझे तो इतना ज्यादा आता भी नहीं, मुझे कैसे मिल जाएगी। वो वहां पर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। वो देखता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो दोनों जुड़वा हैं और मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। वो कहता है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ और वो उसे ले जाती है। वो देखता है जो ऑफिस है उसमें बिल्कुल सबसे महंगा कंप्यूटर सब कुछ है, एंड था फुल चकाचक गेमिंग चेयर, और उसे पिकाइन के पास ले जाती है। पिकाइन ह्यूंग सीबो को बिल्कुल प्यार से बुलाता है और बैठने को कहता है। वो उसे चांदी की कटोरी में चाय देता है। वो देखता है कि ये कप तो चांदी का बना है और आखिरकार जो ये पिकाइन है कितने पैसे खर्च कर रहा है बस इस जगह को चलाने के लिए। और जॉब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जो ह्यूंग सीबो था वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि आखिरकार अब क्या होगा, लेकिन जो पिकाइन था वो कहता है कि बहुत बढ़िया तुम्हें जॉब मिल गई और कल से तुम आ जाना। कहता है कि क्या सच्ची में कल से? उसने तो कुछ मुझसे पूछा ही नहीं और मुझे ऐसी ही जॉब मिल गई। और पिकाइन कहता है कि तो ठीक है फिर अब तुम्हारी सैलरी पर बात कर लेते हैं। ह्यूंग सीबो कहता है कि उसे बस जो स्टैंडर्ड सैलरी है वही चाहिए है, अगर उसे जो पिछले कंपनी में 1500 मिलती है वो ही मिल जाएगी, वो भी उसके लिए बहुत होगी, लेकिन वो बस थोड़े से ज्यादा सैलरी के लिए ही नई जॉब ढूंढ रहा था। और पिकाइन कहता है कि इस सिटी में रहने के बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तुम्हें खाने के बारे में देने पड़ता है और तुम जहाँ रहते होगे उसका भी रेंट होगा और कपड़े वपड़े भी खरीदते होगे, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी उसके भी खर्चे उठाने पड़ते होंगे तुम्हें, तो फिर तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए 4000। वो पूरा शौक हो जाता है, इतनी सैलरी तो उसने भी खुद सोची नहीं थी। और पिकाइन कहता है कि हम अपने एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा सैलरी देंगे ताकि वो फुल मोटिवेशन से और अच्छे से अपना काम कर पाए। पिकाइन का दोस्त आता है उसके ऑफिस में और वो देखता है वहां पर सभी के सभी जो एम्प्लॉय थे वो बस गेम खेल रहे थे, कुछ काम नहीं हो रहा था। और फिर वो पिकाइन के ऑफिस में जाता है और पिकाइन कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को हायर कर लिया है। और पिकाइन उनकी लिस्ट देखने लगता है और मयंक देखता है कि जो उसने बंदे जॉब पर रखे हैं उनमें से तो कई सारे नए हैं और कईयों को तो कुछ आता ही नहीं, और कई सारे लोग तो बहुत ज्यादा जवान हैं और उन्होंने अभी अभी बस शुरू किया है और आते ही इस कंपनी में जॉब मिल गई और किसी ने भी कभी गेम नहीं बनाई है। और वो कहता है कि
आखिरकार तुमने इन लोगों को क्यों रखा है। और पीकाइन उससे झूठ बोल देता है कि मैंने नए जवान लोगों को इसलिए रखा है ताकि वो नए नए आइडिया लाएं, और जो बढ़िया और प्रोफेशनल डिजाइनर है उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो बस पैसे कमाना चाहते हैं, ना कि जो असली गेम होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जवान लोग हमेशा गेम खेलने के लिए उत्सुक होते हैं और एक अच्छी गेम बनाने के लिए भी। और असल में तो बात ये थी कि अगर वो जो बढ़िया लोग हैं उनको रखता तो वो लोग जो पीकाइन की गलतियां होंगी उनसे सुधार देते और उसके प्लान में अड़चन बन जाते। और पीकाइन कहता है कि मैंने उन लोगों को रखा है जिन लोगों को ज्यादा गेम तो नहीं बनानी आती है लेकिन गेम खेलने में माहिर हैं। और वो बाइजू का नाम बताता है कि वो एक प्रो गेमर है, उसने कई सारे गेम में टॉप कर रखा है और जब भी कोई कहीं पर अटक जाता तो उसकी वो मदद करता गेम को कैसे पार करने में। और मयंक होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लीड डिजाइनर है वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, वो कहाँ पर है। पीकाइन कहता है कि मैंने किसी को भी लीड डिजाइनर के रूप में नहीं रखा है क्योंकि वो मैं ही हूँगा। और पीकाइन ये जानबूझकर करता है क्योंकि अगर कोई और लीड डिजाइनर होगा तो वो अच्छी गेम बनाने पर ध्यान देगा और अब वो खुद ही लीड डिजाइनर है, उसकी बात को मना नहीं करेगा और वो बहुत ज्यादा घटिया गेम बनाएगा ऐसे। और फिर पीकाइन कहता है कि अब हमें एक गेम बनानी चाहिए। जो ह्योंग शोबो था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार अब उसे कुछ तो काम करने को मिलेगा, इतने दिन से बस मैं यहाँ पर आकर गेम ही खेल रहा था। और वो अपनी पूरी मेहनत करना चाहता था क्योंकि जो उसकी सैलरी थी वो उसे बहुत अच्छी खासी मिल रही थी। वो सोच रहा था कि वो उसके लिए पूरा ओवर टाइम करेगा और अपनी पूरी जान लगा देगा और जो बॉस है उसे टॉर्चर करेगा, उसको बड़ा मजा आएगा। और फिर पीकाइन कहता है कि आज फ्राइडे है इसीलिए सभी को अपने घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, हम मंडे को काम शुरू करेंगे। वो बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी बस 3 ही बजे थे और अभी दोपहर है। और पीकाइन फिर से कह देता है कि हाँ मंडे को भी आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मंडे को भी एक छुट्टी का दिन है। पीकाइन भी अपने घर में आराम कर रहा था, अब वो सोचने लगता है कि उसे भी एक गेम के आइडिया के बारे में सोचना पड़ेगा जल्दी ताकि वो एक घटिया गेम बनाए और बहुत ज्यादा पैसा उसमें लॉस कर दे। लेकिन अब की बार उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो बिल्कुल घटिया गेम नहीं बना सकता है क्योंकि जो उसके एम्प्लॉय हैं वो ऐसा नहीं करने देंगे और उसे एक ऐसी गेम बनवानी होगी जो बाहर से तो उन लोगों को लगे कि वो बहुत ज्यादा बढ़िया बना रहे हैं लेकिन जब बन जाए तो वो घटिया हो। और अगर गेम घटिया बन गई तो वो लोग उसे ठीक करने में लग जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मुझे उन लोगों को भी पागल बनाना होगा किसी तरह से। और मुझे मोबाइल के लिए भी गेम नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अभी मोबाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और ऐसे में कहीं मेरी गेम पॉपुलर ना बन जाए। फिर उसको एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो ट्यूसडे को एक मीटिंग रखता है और वो कहता है कि हम जो FPS फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है उसको बनाएंगे। जो ह्योंग शिबो था वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि जो FPS गेम होते हैं उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उसमें कई सारे बग भी आते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है FPS गेम को अच्छे से बना पाना। और वो सोच रहा था कि जो पिछली गेम इस कंपनी ने बनाई है वो मोबाइल के लिए थी और एकदम से अब वो PC गेम बनाने की सोच रहा था। इससे पहले जो ह्योंग शिबो था वो कुछ बोलता है। पीकाइन कहता है कि अब हमारी कंपनी मोबाइल के लिए गेम नहीं बनाएगी और अब हमें कुछ बढ़िया गेम बनानी पड़ेगी ताकि हम जो गेमिंग इंडस्ट्री है उन पर कब्जा कर सके। और पीकाइन अब कंपनी का बॉस है तो उन लोगों को उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और फिर वो बाओजू और ह्योंग शिबो को दोनों को इंचार्ज बना देता है इस गेम को बनाने का। ह्योंग शिबो पूरा चौंक जाता है क्योंकि उसे इतनी गेम नहीं बनानी आती है और वो एक जूनियर था और सीधा वो गेम का चीफ प्लानर बन गया और ऐसा बनने में उसे कम से कम 6 साल लगते और उसे पहली जॉब में इतना सब कुछ मिल गया। पीकाइन कहता है कि इस गेम में कई सारी चीज होनी चाहिए, जैसे कि इस गेम में एक स्टोरी मोड होना चाहिए, ना कि बस गेम में जाओ और गोलियां चलाओ। उसका कोई एक मिशन होना चाहिए जो उन्हें पूरा करना चाहिए और यह गेम बहुत ही ज्यादा आसान होनी चाहिए कि बच्चा भी इसे आराम से पार कर ले। और आखिरी है, इसके अंदर एक 888 रुपए की एक गन होनी चाहिए और वो भी बस थोड़े समय के लिए ही मिलेगी। और अगर जो प्लेयर है उसे मल्टी मोड में खेलना है और या फिर कोई और गन खरीदनी है उसे बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। ह्योंग शिबो उससे कुछ सवाल पूछने लगता है लेकिन जो पीकाइन था कहता है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है और अब हम सभी को चलना चाहिए। वो जाते हुए कहता है कि उन लोगों के पास 1 हफ्ता है और वो एक डेमो बना सकते हैं उतने दिन में। और वो अपने मन में सोचता है कि अब की बार तो उसका प्लान पक्का सक्सेसफुल होगा, इन लोगों को कुछ बनाना ही नहीं आता है और मैंने इन लोगों को इतना मुश्किल टास्क दे दिया है और इन लोगों ने कभी FPS गेम बनाई भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है बनानी। और वो सोच रहा था कि अब FPS गेम में कौन स्टोरी मोड खेलता है और गेम इतना आसान होगा कि बच्चा पार कर लेगा, कोई और किसी का मन ही नहीं करेगा इस गेम को खेलने का। वो दोनों अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे गेम का डेमो बनाने के लिए। वो रात हो गई थी और ओवर टाइम कर रहे थे। बाओजू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन जो हमारी ये कंपनी है इसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम इस गेम पर लगा पाए। और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार उन लोगों को अब
क्या करना चाहिए। और ह्यूंग सिबो कहता है कि हमें पैसे बचाने चाहिए। जो पीकाइन है वो कम पैसों में बहुत बढ़िया बढ़िया गेम उसने बनाई है और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो किस जगह पर पैसे कम बचा सकते हैं। और बावजू कहता है कि हमें एक फर्स्ट पर्सन गेम बना रहे हैं, इसका मतलब हमें जो गेम का करैक्टर है उसे बनाने में पैसे बचा सकते हैं और हम इंसानों के बजाय ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करेंगे गेम में, ताकि हम उन्हें बार बार कई बार इस्तेमाल कर सकें और पैसे बहुत ज्यादा अच्छे बच जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि आखिरकार स्टोरी क्या होगी गेम की। और बाव कहता है कि हमारे गेम में एक गूंगी लड़की होगी और गूंगी का इसका यह फायदा होगा कि हमें उसकी आवाज पर पैसे बचा सकते हैं और वो हमारे जो मेन करैक्टर है उसके साथ हमेशा रहेगी। और अगर उसके पास अगर हम आवाज देते हैं तो उसके लिए हमें एक वॉइस एक्टर को हायर करना पड़ेगा और उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। और जो लड़की होगी छोटी, वो जो प्लेयर होगा उसे एक रीजन दिया करेगी ताकि वो उस गेम को खेलता रहे। और छोटी लड़की का काम होगा कि वो इस गेम में कई सारी जो हिडन पजल होगी उसे सोल्व किया करेगी। वो कहता है कि इस गेम की स्टोरी होगी कि एक जो ईवल कंपनी है वो वायरस ज़ॉम्बी को फैला देती है और इसके बाद जो प्लेयर होगा उसे उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना है और जो वो छोटी लड़की है उसे भी बचाना है। वो छोटी लड़की इस वायरस का एंटीडोट है। और बावजू कहता है कि हम इसमें जो छोटी लड़की है उसकी मदद से जो जब प्लेयर इन्फेक्टेड होगा वो छोटी लड़की उसको हील कर सकती है। और अगर जो प्लेयर है वो बहुत ज्यादा इंजर होगा तो छोटी लड़की जब उसको हील करेगी तो उसकी हेल्थ भी कम हो जाएगी। वो दोनों इस आइडिया पे बहुत ज्यादा खुश थे और वो अपने सारे के सारे आइडिया लिखने लगते हैं कि उन्हें क्या काम करना चाहिए। और वो ये भी सोच रहे थे कि जो उनका बॉस पीकाइन है उन्होंने ये काम उनको इसलिए दिया है ताकि वो अपनी काबिलियत को दिखा पाए और गेम बनने के बाद वो उसे भेज देते हैं। पीकाइन यूनिवर्सिटी में था, वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और वो बस ये चेक करता है कि उसमें स्टोरी मोड है और जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा इजी है और जो उसने कहा था कि महंगे वेपन है और वो भी है। वो बस ये चेक करके तुरंत कह देता है कि ठीक है आगे काम करना चालू कर दो। कंपनी में सभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन बावजू और ह्यूंग सिबो से ज्यादा कोई नहीं कर रहा था। और मयंक आता है और कहता है कि पीकाइन जो ह्यूंग सिबो है वो ओवर टाइम कर रहा है। वो पीकाइन घबराने लगता है कि ये क्या, वो ओवर टाइम कैसे कर सकता है, मैंने इन सबको कहा था कि ओवर टाइम बिल्कुल नहीं करना है। और फिर मयंक कहता है कि मुझे लग रहा है शायद वो गेम खेल रहा है और फिर वो शांत हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, गेम खेलने दो उसे, जितना ज्यादा वो गेम खेलेंगे उतना ज्यादा बिजली का बिल भी आएगा और उससे भी वो बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर पाएगा। वो तो चाहता है कि जो उसके एम्प्लॉय हैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करे और ना ही उस गेम को बनाए। और जो उसका दोस्त था मयंक वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि जो पीकाइन था वो अपने जो एम्प्लॉय थे उन लोगों को बस गेम खेलने को कह रहा था, जो असल काम गेम बनाने का था उसके लिए तो कुछ भी नहीं कह रहा था। और पीकाइन कहता है कि ये एक गेम बनाने वाली कंपनी है और ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि यहाँ पर आकर जो हमारे एम्प्लॉय है वो गेम नहीं खेलेंगे तो और क्या करेंगे, वो गेम खेलेंगे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और पीकाइन सोचने लगता है कि जो मेरे एम्प्लॉय हैं वो ओवर टाइम कर रहे हैं और मैं उनको ओवर टाइम के बदले पैसे भी दे सकता हूँ, थोड़े और पैसे तो बर्बाद होंगे। और फाइल बनाकर मयंक को देता है और कहता है कि जो भी ओवर टाइम करेगा उनके पैसे बढ़ा दो। जो ह्यूंग सिबो था वो लिस्ट बनाकर लाता है कि उसने सबसे ज्यादा कम पैसों का एक बजट बनाया है ताकि हम इसको गेम को आसानी से सस्ते में बना पाए। वो उस लिस्ट को देखता है, वो कहता है कि तो बहुत ज्यादा कम है, इतने में तो मैं अपने सारे के सारे पैसे कैसे वेस्ट कर पाऊंगा। वो कहता है कि इसे ले जाओ और जो भी इसमें पैसे हैं उन सभी को डबल कर दो। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि ठीक है बॉस। पीकाइन पूछता है कि आखिरकार इस गेम का नाम क्या होगा। उस गेम का नाम बता देता है और पीकाइन सोचने लगता है कि ये तो एक फ्यूचर में फिल्म का नाम था और वो बहुत ज्यादा नुकसान में चली गई थी और ऐसे मेरी ये गेम है ये भी बहुत ज्यादा नुकसान में हो जाएगी। और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, ये नाम बहुत बढ़िया है और इसे यूज करना, मुझे ये पसंद आया। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था लेकिन वो अपने बॉस का कहना कैसे टाल सकता था। और वह जो पीकाइन था वो बहुत ज्यादा खुश था, अब की बार तो वो बहुत ज्यादा पैसे गवाएगा और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाएगा इस सिस्टम से। और अब जितने के जितने एम्प्लॉय थे सभी गेम पर काम करना चालू कर देते हैं और जो लोग थे वो ओवर टाइम भी करते हैं। और अब हमें उनका एम्प्लॉय दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ लू है और उसके पास ह्यूंग सिबो आता है और वो कहता है कि इस गेम में ये बग है, वो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो और अगर तुम इसे नहीं ठीक कर पाओ तो तुम बाओ से इसके बारे में बात कर सकते हो। वो एक प्रो गेमर है और उसे सब कुछ मालूम है गेम में कहाँ पर बग हो सकते हैं और उन्हें कैसे भी ठीक किया जा सकता है। ह्यूंग सिबो अपने काम में पूरे मगन से लग जाता है और अपनी पूरी मेहनत करता है। वो एक बहुत बढ़िया गेम बनाना चाहता था कि जो पीकाइन है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए और वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि पहले कभी उसको इतना बड़ा टास्क नहीं मिला है इतनी सैलरी, बढ़िया सैलरी के साथ। और अब जब गेम का बजट भी डबल हो चुका है तो उसको और ज्यादा घबराहट हो रही है कि इतना ज्यादा पैसा लग गया है और गेम अगर बढ़िया नहीं हुई, नुकसान हो गया, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। उसके फोन में मैसेज आता है, उसका सैलरी आ गया था। वो कहता है कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, आज तो बस 29 तारीख है और सैलरी महीने के पहली तारीख को मिलती है। और जो साहिबो था वो और ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे 5000 से ऊपर सैलरी मिली थी जबकि उसके तो 4000 बनते थे और सोचने लगता है कि शायद जो कंपनी
वाले हैं उनसे कुछ गलती हो गई है। वो तो 5 तारीख से काम करना शुरू करा था और आज 29 तारीख है और 21 दिन भी नहीं हुए हैं। और जिन हेलो वहीं से निकलती है, वो उसे रोकता है और कहता है क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ। वो उसे दिखाता है कि कोई एक मिस्टेक हो गई है और मेरी सैलरी बहुत ज्यादा आ गई है। और जिन हेलो कहती है कि कोई मिस्टेक नहीं है, ये तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे हैं और जितने घंटे तुम ओवर टाइम करते हो उतने पैसे तुम्हारे सैलरी में डाल दिए जाते हैं और ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जितने भी एम्प्लॉय ओवर टाइम करते हैं उन सभी के लिए लागू है। युंग सिबो को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार उन लोगों को ओवर टाइम के भी पैसे मिल रहे हैं। हम इतने दिनों से काम कर रहे थे उसके वो हमें पैसे दे रहा था। जो सारे के सारे वहाँ पर एम्प्लॉय थे वो बॉस पे को पसंद करने लग गए थे और युंग साहब अपने जो वहाँ पर लोग थे उन सभी को मोटिवेट करता है कि अब हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है और इस गेम को बहुत बढ़िया बनाना है और सभी के सभी लोग मोटिवेट होते हैं। और वहीं जो पेकायन था वो अभी भी सोच रहा था कि मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया है लेकिन ये अभी भी खाली क्यों नहीं हो रहा है। वो फिर से अपने दिमाग में मीटिंग बिठाता है कि उसे कोई प्लान सोचना होगा ताकि वो एकदम से अच्छे खासे पैसे गवा सके। मैंने बिल्डिंग खरीद ली, इतने महंगे कंप्यूटर खरीद दिए, एम्प्लॉय को भी महंगे दामों पर हायर कर लिया और उनको ओवर टाइम भी दिया, उनको भी दिया जो ओवर टाइम नहीं कर रहे थे। फिर भी जो पैसे हैं वो पूरे के पूरे इस्तेमाल नहीं हुए और जो मेरी पत्ते वाली गेम थी वो भी अभी तक बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है और प्रॉफिट में जा रहा हूँ मैं बार बार। और फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने जो लोग हैं उनको एक ट्रिप पर ले जा सकता हूँ और कम से कम उनको ले जाकर कई सारे लाख तो मैं वेस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अपने असिस्टेंट को कहता है कि हम एक ट्रिप पर जाएंगे और हम दूसरी गेमिंग कंपनी है उन्हें विजिट करेंगे और ये जो ट्रिप है 5 दिनों के लिए चलेगी और जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, खाने से लेकर सोने तक का। और असिस्टेंट सब कुछ ऑर्गेनाइज करने लगती है। थोड़ा सा हो जाता है कि आखिरकार वो कई लाख रुपए तो बर्बाद कर देगा। और जो पीकायन है उसने अपने ऑफिस में एक ऐसा भी कमरा बनवा रखा है जहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं बस आराम करते हैं और मज़े करते हैं और वो सोचते हैं कि जो बॉस है उन्हें एक ट्रिप पर ले जाने वाला है। मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। पेकायन ने अपने जो बिल्डिंग है उसमें अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए एक चिल रूम भी बना रखा था और वो वहाँ पर चिल करने के लिए आया करते थे। वहाँ पर बैठकर जो एम्प्लॉय थे वो बातें कर रहे थे कि हमने ये खबर सुनी है कि जो पेकायन है हम लोगों को एक ट्रिप पर ले जाने वाला है और हमने पहले कभी ये नहीं सुना है कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रिप पर ले जाती है और हम इस ट्रिप पर दूसरे गेमिंग कंपनी को विजिट करेंगे ताकि हम लोग उन लोगों से कुछ सीख सके और 5 दिनों में जो हमारा बॉस है उसका बहुत सारा पैसा लग जाएगा। वो सभी एम्प्लॉय ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश तो थे लेकिन उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था और कई लोग ये मान रहे थे कि वो लोग जो सन स्ट्राइक स्टूडियो है वहां पर विजिट करेंगे क्योंकि वो लोग FPS गेम बनाते हैं हमेशा से ही। वो सभी के सभी बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि जो ये कंपनी है इतनी ज्यादा बढ़िया निकलेगी और अगर वो किसी और कंपनी के लिए अभी तक काम कर रहे होते तो वो कभी भी ट्रिप पर नहीं जा पाते। युंग सिबो आता है और कहता है कि तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए ना कि ट्रिप पर। और अब वो बॉस को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है इसलिए वो जितना हो सके बॉस के लिए अच्छा काम करना चाहता है। और जिन हेलो उसके असिस्टेंट उसके पास लिस्ट लेकर आती है कि उसका 5 दिनों का पूरे ट्रिप का खर्चा कितना होगा। वो कहता है कि ये तो बस 1.5 लाख है और ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे वो अपने मिशन के जितने पैसे मिले हैं उसे कैसे खर्च करेगा। और जिन हेलो कहती है कि ये सभी के सभी रूल के अकॉर्डिंग है और सभी टिकट का खर्चा और होटल का सभी खर्चा है इसमें। और पिकायन सोचने लगता है कि वो अपने एम्प्लॉय को फर्स्ट क्लास सीट दिलवाएगा लेकिन जो सिस्टम था उसे वार्निंग दिखाने लगता है कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो और ऐसे तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो। और अपने मन में सोच रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा सस्ता हो रहा है और मैं अपने सारे के सारे पैसे को अब कैसे खर्च कर पाऊंगा। ट्रिप का दिन आ जाता है लेकिन उससे ये ट्रिप पहले हो पाता। जो सन स्ट्राइक कंपनी है उसको ये पहले मंजूर करना था कि हम उनके वहां पर आ सकते हैं और हमें जाओ मुलान जो सन स्ट्राइक स्टूडियो है उस कंपनी का मैनेजर दिखाया जाता है। उसको कई सारी चीजों के बारे में परवाह नहीं है लेकिन वो अपनी कंपनी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि जो टेंगडा कंपनी है वो हमारे यहाँ पर एक दिन के लिए आना चाहती है। पहले वो मना करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसने पहले ये कभी नहीं सुना था कि कभी दूसरी कंपनी सीखने के लिए किसी दूसरी कंपनी के यहाँ पर ट्रिप पे जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो ये कंपनी है ये वही कंपनी है जिसने गोस्ट जनरल नाम का वो ताश वाला गेम बनाया था। और फिर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि जो अब ये ताश वाली गेम थी अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है और वो अच्छे खासे पैसे कमा रही है। और उस कंपनी के बॉस से
अच्छा खासा वो नेटवर्क बनाना चाहता है और उसने ये सब कैसे किया ये भी वो जानना चाहता था और उससे उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, इसीलिए वो मान जाता है। और फिर जो उसकी सेक्रेटरी थी उसको एक लिस्ट बनाकर देती है और कहती है कि इनमें से आप किस किस को इस कंपनी में से निकालना चाहते हैं। वो कहता है बस लिन वान को छोड़कर सभी को निकाल दो। और सेक्रेटरी सोचने लगती है कि आखिरकार ये जो लिन वैन है वो क्यों नहीं निकाली गई। वो अपने ऑफिस में आ जाता है और वो अपनी सिचुएशन जो लिन वान है उसके बारे में सोचने लगता है। उसको दुख हो रहा है क्योंकि उसने उसको कंपनी में रख लिया है और अब उसको कंपनी से नहीं निकाल सकता है। और अब हमें पता चलता है कि इसके दादाजी ने उसे उस लड़की को भेजा था और उसका ख्याल रखने को कहा था। और उसका जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है लेकिन वो दूसरी कंपनी में है और ये उस कंपनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है लेकिन वो नहीं निकाल सकता है, लेकिन वो खुद छोड़कर जा सकती है। इसीलिए वो उसको दिखाता है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो कितनी ज्यादा गंदी है, गेम बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोग 24 घंटे काम करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं और जो लिन होगी इसके बाद खुद ही अपने आप ये नौकरी छोड़ देगी। ट्रिप का दिन आ जाता है। मयंक और पीकायन एक बड़े लग्जरियस घर में थे। पीकायन उसको कुछ रूल बताता है जो उसे फॉलो करना है और मयंक कहता है कि मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें बॉस कैसे कहूंगा, तुम तो मेरे जिगरे यार हो यार। और पीकायन कहता है कि तुम मेरे सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हें इस कंपनी के सारे सीक्रेट बताऊंगा और अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम मेरे दोस्त हो तो वो तुम्हारे साथ कोई जो बातें हैं वो नहीं बताएंगे और इनसे हमें बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। और मयंक कहता है कि ये तो बकवास आइडिया है क्योंकि हमारी कंपनी में कोई सीक्रेट है ही नहीं जो छुपाया जाए और मेरे पास भी कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें बतानी चाहिए। और पीकायन कहता है कि कल जब हम उनकी कंपनी पर जाएंगे तो जो भी सवाल होगा वो तुम ही पूछोगे। उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस कंपनी में, वो तो बस वहाँ पर पैसे बर्बाद करने के लिए जा रहा था और जो भी लोकेशन वहाँ वो जाने वाले थे वो सभी के सभी उसकी सेक्रेटरी ने सिलेक्ट कर रखी थी। और जब सारे के सारे एम्प्लॉय जो सन स्ट्राइक स्टूडियो है वो उस बिल्डिंग को देखते हैं तो वो सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये जो कंपनी है, वो लोग कहने लगते हैं कि जो ये कंपनी है इन्होंने 5 महीने की सैलरी अपने एक एम्प्लॉय को दे दी थी बस एक प्राइज के रूप में। और मैंने तो ये भी सुना है कि एक एम्प्लॉय को प्राइज के रूप में एक स्पोर्ट कार भी मिली थी। और पीकायन भी देखने लगता है कि ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है और अगर मैं भी एक बिल्डिंग बनाता तो मेरा भी बहुत ज्यादा पैसा वहीं पर लग जाता, कितना अच्छा होता। उसकी सेक्रेटरी आती है उस कंपनी के एक वर्कर के साथ और वो दोनों आपस में अपना परिचय देते हैं। वो बताता है कि मैं ही आप लोगों को सारी कंपनी में घुमाऊंगा। और जो जाओ था उस कंपनी का बॉस वो भी उनके मिलने के लिए तैयार था। और वो देखता है कि जो टेंगड़ा कॉर्पोरेशन का बॉस था वो इतना ज्यादा यंग और जवान था। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और देखने लगता है कि जो ये पीकायन कपड़े पहना हुआ है ये कम से कम 5 लाख के तो ऊपर है। वो ये कितना जवान है और कितना अमीर लग रहा है और वो पक्का ही कोई अमीर फैमिली का लड़का है। वो बंदा कहता है कि चलो फिर हम यहाँ पर एक टूर दिखा दे तुम लोगों को। जो बॉस जाओ था वो अपनी कंपनी पर बहुत ज्यादा प्राउड करता था कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है और इतना बड़ा बढ़िया सेटअप बना रखा है। और वो उन्हें जो अपना वीडियो और साउंड रूम है वहाँ दिखाते हैं। यहाँ पर वो अपनी गेम के लिए साउंड इफेक्ट और म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर कई सारे लैपटॉप होते हैं और यहाँ पर वो लोग गेम डिजाइन के बारे में सेशन लेते हैं, सीखते हैं। और वो एक कॉस्ट्यूम को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गेम में एक बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम था और एक सेलिब्रिटी ने भी ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना था। और फिर वो उनको जो चिलिंग रूम है वहाँ पर ले गया और ये रूम बहुत ज्यादा छोटा था जो उनके टेंगड़ा कॉर्पोरेशन में है। ये इतना छोटा है, यहाँ पर बस एक ही सोफा है और थोड़ा सा ही खाने पीने का सामान है और एक छोटा सी टीवी स्क्रीन। और इनके एम्प्लॉय इतनी बढ़िया लग्जरियस में रहते हैं इसीलिए उनको ये छोटी सी कमरा देखकर बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। जो बॉस जाओ था वो भी थोड़ा सा अंदर डिप्रेशन में चला गया कि ये लोग मेरी कंपनी को देखकर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या ये लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इनको ये अच्छा नहीं लगा क्या। उसको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो मानता था कि हमेशा से ही जो मेरी कंपनी है उसका जो ये टीवी है बहुत बढ़िया है और मैंने सबसे कंफर्टेबल सोफा रखा हुआ है और यहाँ पर खाने पीने का भी सामान है और इतना बढ़िया मैंने कमरा बना रखा है आराम करने के लिए। फिर भी ये लोग थोड़े से भी इम्प्रेस नहीं हुए हैं। कमरे में शांति हो जाती है और मयंक फिर को याद आता है कि पीक क्वान ने उसे सवाल पूछने के लिए रखा था, इसीलिए वो सवाल पूछने लगता है। वो जाओ से कुछ सवाल पूछता है। वो कहता है कि जो ये तुम्हारे एम्प्लॉय है वीकेंड पे क्यों काम कर रहे हैं। जो जाओ था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या जवाब दे क्योंकि जो गेमिंग इंडस्ट्री में वीकेंड को भी काम किया कर जाता है और उस बॉस जाओ को नहीं मालूम है कि जो पीकवान है अपने एम्प्लॉय को वीकेंड पर छुट्टी कर देता है। और फिर मयंक पूछता है कि जो ये एम्प्लॉय ओवर टाइम काम करते हैं उसको कितने पैसे मिलते हैं उन लोगों को। वो भाई बर्फ जम जाता है। वो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ओवर टाइम के कोई पैसे देता ही नहीं है। और जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि ओवर टाइम के कौन से पैसे मिलते हैं भाई, मुझे तो अभी तक नहीं मिले कोई। और पीकवान मयंक को कहता है कि और ज्यादा सवाल मत पूछ, मैंने तुमसे सवाल इसलिए पूछने को कहा था कि जब अजीब सी सिचुएशन हो तब थोड़ा
सा माहौल ठंडा हो सके, लेकिन तुम तो माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहे हो सवाल पूछ कर। अब वो जो ऑफिस है उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और जब वो लोग वहाँ पर जा रहे थे वो लोग बातें करने लगते हैं कि जो ये ऑफिस है बहुत ज्यादा छोटा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ सी हो रही है मुझे। और जो वहाँ का बॉस जाओ था वो फिर से शौक हो जाता है कि आखिरकार मैंने अपने लोगों को इतनी अच्छी जगह दे रखी है खुला, फिर भी ये लोग कहते हैं कि ये बहुत भीड़ भड़का है। और ह्यूंग शिबो उसको कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो ये ऑफिस है ये छोटा है, जो हमारा टेंगड़ा कॉर्पोरेशन का ऑफिस है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसके हिसाब से, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। और फिर आ जाता है वहाँ पर वो मीटिंग करते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। जो ह्यूंग साइबो होता है उसे स्पीच देनी होती है और शिबो कहने लगता है कि जो हमारी कंपनी ने घोस्ट जनरल गेम बनाई है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, जो हमारे बॉस ने उसमें अंदर डिजाइन बनवाए हैं और इसके अंदर बहुत कम मोनेटाइजेशन के ऑप्शन है, ना ही उसमें कोई ऐड है, बस एक ही चीज हम उसमें खरीद सकते हैं। और हमारे बॉस नहीं चाहते हैं कि जो प्लेयर है अपने पैसे बर्बाद करे। और वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि जो उस गेम में कार्ड थे वो सभी के सभी यूनिक और बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, और इसीलिए जो ये गेम थी बहुत ज्यादा यूनिक बन गई। और हमारे बॉस पे ने सारे के सारे पैसे डेवलपमेंट में लगा दिए और उनके पास कोई भी प्रमोशन के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। और फिर उन्होंने जो आर्टिस्ट लोगो है उनकी मदद ली, तब जाके ये गेम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई बिना कोई प्रमोशन के, पर पैसे लगाए। और वो कहता है कि जो हमारा बॉस है बहुत ज्यादा जीनियस, और जो पी कायन था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सोच रहा था कि जो ह्यूंग साइबो है उसे लग रहा था कि मैंने जो सारी की सारी चीज करी है जानबूझकर करी है, वो तो बस उस गेम को बहुत ज्यादा घटिया बनाना चाहता था ताकि कोई भी उसको ना खेले। उसके बाद जो उस कंपनी का बॉस है वो स्पीच देने के लिए जाता है और कहता है कि हम एक नई गेम को तैयार कर रहे हैं, वो एक FPS गेम है, उसका नाम है बुलेट होल। और वो पी कायन की तारीफ करता है कि बिना कोई प्रमोशन के उसने इतनी सक्सेसफुल गेम बना दी। और फिर वो उनको बताता है कि हम FPS बुलेट होल गेम बना रहे हैं और वो बहुत ज्यादा हम बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उसे ऐसा बना रहे हैं कि वो काउंटर स्ट्राइक जैसी लगे। और उस गेम के अंदर जो प्लेयर हो गए वो गेम की गन की स्किन, कपड़े वपड़े और बाकी चीज भी खरीद पाएंगे। और मैंने प्रोफेशनल जो सोल्जर हैं उन लोगों को भी हायर करा है ताकि वो हमें और ज्यादा रियल चीजें बता सके और हम उस चीजों को गेम में डाल सके। हम इसको जितना हो सके रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शाइबो था बहुत ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि जो पिकान ने उसे कहा था वो तो बिल्कुल अलग था, वो लोग बिल्कुल अलग कर रहे थे, और वो अंदर ही अंदर पूरा घबरा गया था कि अब उसके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे, हमारी गेम बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो पिकान की तरफ देखता है, पिकान हंस रहा था और तालियां बजा रहा था उन लोगों के लिए। और फिर वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ हमारे बॉस पे ने पहले से ही प्लान कर रखा था और उन्होंने जानबूझ के ये ट्रिप प्लान करी ताकि हम पता लगा सके आखिरकार ये स्टूडियो क्या बना रहा है, और अब हमें पता चल गया है तो हम उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया गेम बनाएंगे। और जो पिकान था वो दरअसल किसी और बात के लिए बहुत ज्यादा खुश था, उसे लग रहा था कि जो ये स्टूडियो है इतनी अच्छी गेम बनाएगी और हमारी गेम उनके सामने चलेगी नहीं और बर्बाद हो जाएगी। मीटिंग खत्म हो जाती है और वो बातें करके चले जाते हैं, और तभी वो लिन वे आ जाती है जिसको जो इस बॉस है उसने फायर नहीं करा था अपने दादा की वजह से, और उसे पूछती है कि पी क्वान आखिरकार तुम गेम क्यों बनाना चाहते हो। वो कहना तो चाहता था कि वो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कहता है, वो कहता है कि मुझे गेम से बहुत ज्यादा लगाव है और मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है। और फिर वो पूछती है कि आखिरकार तुम अपने जो एम्प्लॉय है उनको कैसे रखते हो। वो कहता है कि हम अपने एम्प्लॉय को ओवर टाइम देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ओवर टाइम काम करे, और मेरी कंपनी एक फैमिली की जैसी है और मैं किसी को भी नौकरी से नहीं निकालूंगा। हाँ, उन लोगों को जरूर निकालूंगा जो ज्यादा काम करेंगे। और वो उसको थैंक यू कहकर चली जाती है। और पिका इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था और लीवे आ जाती है और वो कहती है कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था कि जो लीवे है वो गेमिंग इंडस्ट्री से चली जाए। और जब वो कहता है कि क्या तुम गेमिंग इंडस्ट्री को छोड़ रही हो, वो मना कर देती है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका क्या मतलब है, अगर वो गेम नहीं इंडस्ट्री छोड़ना नहीं चाहती है तो उसने रिजाइन क्यों किया। पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या कंपनी में पसंद नहीं आई। वो कहती है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है लेकिन मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो पिकान की कंपनी में पिकान शाइबो से पूछता है कि आखिरकार कंपनी की जो गेम बन रही है वो कैसी चल रही है। वो पूछता है कि क्या हमें गेम को डिले कर देना चाहिए। वो शाइबो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने गेम को कई बार टेस्ट कर लिया है, उसने अपनी टीम के साथ दिन रात काम किया है, सभी बग्स को फिक्स करा है और एक बढ़िया गेम बना ली। और पिकान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उसे नहीं चाहिए था कि उसकी गेम बढ़िया बने, वो तो चाहता था कि लोगों को ये गेम बिल्कुल भी पसंद ना आए। और फिर शाइबो उसको गेम की सारी स्टोरी बताता है कि हमारी स्टोरी मोड है
ये कम से कम 6 घंटे चाहिए होंगे इस गेम को खत्म करने के लिए। और इस गेम में जो डबल पैसे हो गए थे ना, उसकी वजह से इन लोगों ने अच्छे खासे जो ज़ॉम्बीज है और जो साउंड डिजाइन है वो सभी कुछ टॉप क्लास हो चुका है। और जो शाइबो है उसे एक गेम प्ले दिखाता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार ये गेम कैसी बनी है। गेम में उनको ज़ॉम्बीज को तो मारना है और कई सारी पजल भी सोल्व करनी है। और जो पीकाइन ने कहा था कि एक लेजेंडरी वेपन होनी चाहिए, उसका नाम रख दिया गया है रेनबो रेड किलन, और वो बहुत ज्यादा महंगी है। जैसे कि पीकाइन ने कहा था कि एक आइटम होगा वो सबसे ज्यादा महंगा होगा। पीकाइन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ये गेम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और देखने में बिल्कुल खेलने में मजा आ रहा था। और कहता है कि आखिरकार तुमने इतनी ज्यादा अमेजिंग क्यों बना दी। मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है, जब वो मेरे पास बजट लेकर आया मैंने उसे डबल कर दिया और मेरी वजह से उसने जो जो सामान चाहिए था इस गेम को बढ़िया बनाने का उसने इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा दुखी नहीं हुआ क्योंकि जो बुलेट होल गेम आने वाली थी वो हमारी गेम को आराम से पीट देगी और हमारी गेम यूं ही फेल हो जाएगी। और शाइबो कहता है कि बॉस हमारे गेम में और भी फीचर हैं, क्या आप देखना चाहोगे। वो मना कर देता है और सोचने लगता है कि आखिरकार जो स्टोरी मोड है उसे कौन ही खेलेगा और जो मैंने आइटम परचेज में गन रख रखी है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है, कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। और वो अपना सिस्टम पॉपअप करता है और देखता है कि आखिरकार उसको कितने ज्यादा और पैसे वेस्ट करने हो गए। अब उसे बस 1 लाख रुपए और वेस्ट करने थे। वो अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि अब की बार मैं अपने जो टीम है उन सभी को एक डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। और ऐसे करके वो 1 लाख रुपए और वेस्ट कर देगा। और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि एक लड़की लिन नाम की आई हुई है और उसने कहा है कि वो हमारी कंपनी के लिए काम करना चाहती है और वो फ्री में काम करेगी, लेकिन बस वो इस जगह पर काम करना चाहती है। वो उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि जो वो लड़की है वो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, उसे ज्यादा कुछ नहीं आता है और वो एक अमीर घराने की लड़की है। और पीकाइन सोचने लगता है कि अमीर घराने की, इसका मतलब वो अच्छे खासे पैसे इस्तेमाल करेगी, उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पीकाइन कहता है कि उसको 4000 महीने की सैलरी दे दो और हायर कर लो। और वो सोच रहा था कि वो लड़की पक्का ही कोई काम नहीं करेगी और आराम से मजे करेगी। और लिन उसके ऑफिस में बैठी थी ताकि वो पे के साथ बात कर सके। उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि जो बॉस पे है उसने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हारे पास सैलरी होगी 4000 महीने की। और वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि मैं अभी से काम करना शुरू करना चाहती हूँ। वो पूछती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और वो कहती है कि कल 2 बजे हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तुम भी आ जाना। और जो उनकी गेम थी वो रिलीज हो जाती है और उस गेम को किसी ने डाउनलोड नहीं किया था और ना कोई खेल रहा था और ना ही कोई रिव्यू था। कोई भी नहीं खेल रहा था क्योंकि उसके कोई प्रमोशन ही नहीं थी। और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जो शाइबो होता वो देखता है, जो बाइजू था वो बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी लेकिन फिर भी उसकी गेम कुछ डाउनलोड भी नहीं कर पाई। और शाइबो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि हमारी गेम के लिए कोई प्रमोशन नहीं हुई। और शाइबो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बॉस पे बहुत पूरा विश्वास है। और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमें गेम में और क्या चीज ऐड करनी चाहिए। और शाइबो कहता है कि हमें कुछ नहीं ऐड करना चाहिए क्योंकि ये गेम अभी तो रिलीज हुई है, पहले उनको खेलने तो दो। और ना हमें मालूम है कि इसके अंदर कोई बग भी है, जब लोग खेलेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा क्या करना चाहिए आगे। अभी कोई खेल ही नहीं रहा है। और अब वो सोचने लगती हैं कि आखिरकार अपनी गेम को कैसे प्रमोट करें। वो शाइबो कहता है कि क्यों ना हम और जो FPS प्लेयर हैं उनसे बात करें और इस गेम को टेस्ट करने को कहें। और उसके बाद जो लोग गेम खेलेंगे तो कई सारे बग निकलेंगे और फिर हम इस गेम को अपडेट करेंगे और कई फीचर भी डाल देंगे। शाइबो ऑनलाइन जाता है और कई सारे प्लेयर को कहता है कि इस गेम को एक बार ट्राई करो, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और ये प्लान फेल हो जाता है। तभी लिन आती है और उनकी मदद करने की आती है और बताती है कि मैं कई सारे प्रो प्लेयर को जानती हूँ जो FPS गेम प्रोफेशनली खेलते हैं और ये लोग पक्का ही हमारी मदद करेंगे और गेम खेलेंगे। और मैं इन लोगों को अपनी पिछली कंपनी से जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। शाइबो उसका पूरा थैंक यू कहता है। और जो लिन थी वो एक प्रो प्लेयर से बात करती है। वो एक फुल सेटअप वाटअप रखा हुआ था और वो एक प्रोफेशनल प्लेयर था। और वो लिन उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो एक गेम को टेस्ट करने के लिए। और वो सोच रहा था कि जो लिन है अभी भी उसी कंपनी के लिए काम कर रही है और इसलिए वो मना करता है। वो कहता है कि मैंने बुलेट होल पहले ही कितनी बार टेस्ट कर लिया है, अब मैं और नहीं करूंगा। और लिन कहती है कि अब मैं सन स्ट्राइक स्टूडियो के लिए काम नहीं करती हूँ, मैंने वहां से जॉब डिजाइन कर दिया है और मैं तुम्हें एक दूसरी गेम को टेस्ट करने के लिए करवाना चाहती हूँ। और वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग मुझे टेस्ट करने के लिए कितना पैसा दोगे। और लिन कहती है कि हम कोई भी पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें जो गेम है उसके अंदर तुम्हें कॉइन देंगे और तुम्हें एक लेजेंडरी गन भी देंगे।
देंगे। वो कहता है कि ये तो कोई गुड ऑफर नहीं है, ये क्या बात हो गई। और लिन कहती है कि जो ये वेपन मैं तुम्हें दे रही हूँ ये 888 का है। और वो कहता है कि इतना ज्यादा महंगा, और मुझे नहीं लगता है कोई इतना महंगा खरीद भी पाएगा। और आखिरकार वो उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे उस गेम को खोलता है उसे लगता है ये गेम बहुत ज्यादा बेकार है और गेम की ग्राफिक भी ठीक ठाक है। और फिर वो शॉप को देखता है, उसमें एक ही गन थी और बहुत ज्यादा महंगी थी और भी कोई दूसरी वेपन नहीं थी इस गेम में। और फिर चैन देखता है इसमें आखिरकार कितने मोड हैं। उसमें स्टोरी मोड है, बैटल मोड है, बायोकेमिकल मोड है, घोस्ट मोड है, ब्लास्टिंग मोड है। और देखता है कि इस गेम में तो एक स्टोरी मोड है और कई सारे FPS गेम वाले स्टोरी मोड को नहीं डालते हैं। उसे लगा कि ये भी कोई घटिया सी गेम होगी और फिर भी वो गेम को स्टार्ट करता है, तो क्या पता ये अच्छी निकल जाए। और ये गेम बहुत बढ़िया शुरुआत होती है। प्लेयर अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने 2 साइंटिस्ट होते हैं और उसके बाद जो प्लेयर होता है वो अपनी आंखें खोलता है, वो कई सारे जो डेड बॉडी होते हैं उन पर लेटा हुआ था। और धीरे धीरे करके उसे स्टोरी में मजा आने लगता है और वो आगे खेलने लगता है। और गेम में उसको ट्यूटोरियल भी बताया जाता है कि आखिरकार ये गेम कैसे खेलनी है। और फिर वो गेम को खेलने लगता है और उसे एक सामने ज़ोंबी आ जाता है उसके, और उसे वो काट भी लेता है। वो उसे ज़ोंबी को मार तो देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने FPS गेम इतनी ज्यादा खतरनाक बना दी है कि ये बहुत ज्यादा डरावनी हो गई है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि ज़ोंबी ने उसे काट लिया था। और फिर उसके पास एक छोटी लड़की आ जाती है और वो उसे हील कर देती है। वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि वो लड़की गूंगी है। और अब असली जो गेम है वो स्टार्ट होती है और वो उस गेम में पूरा मगन हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो ये गेम तो बड़ी औसम है। वो सभी ज़ोंबीज को बंदूकों से पेले जा रहा था। और ये लड़की है जो ये भी कमाल की है, ये भी कई सारे मिशन में मेरी मदद करती है। और इस गेम में एक बड़ा ज़ोंबी बॉस भी है आखिरी में। और जो इस गेम में हम गोलियां चलाते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। मुझे मारने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है और एक काउंटर स्ट्राइक से भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और आखिरकार ज़ोंबी किंग को मार के वो गेम खत्म हो जाती है। वो उस लड़की के साथ एक हेलीकॉप्टर में चला जाता है और यहीं पर वो गेम एंड हो जाती है। वो बेटा तो बस इसको टेस्ट करने के लिए वो लगातार 6 घंटे इस गेम को खेलता रहा। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी अमेजिंग गेम है और मैंने पहले कभी ये गेम नहीं खेली। वो तुरंत जाता है और इसके बारे में रिव्यू लिख देता है, ये कितनी अमेजिंग गेम है। और पीकाइन ऑफिस में जाता है। उसे आशा थी कि जो उसकी गेम है वो पूरी ज्यादा फेल हो गई होगी। और जब ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था और जो शिबो था वो बस अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ था। वो अजीब सा मुंह बनाए रखा हुआ था और सभी के सभी लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। कोई भी मेरे पास अभी तक मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आया। जो साइबू था वो बस एक पौधे को देख रहा था। वो सोच रहा था कि वो सभी के सभी लोग दुखी हैं क्योंकि जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा खराब बनी है और कोई भी नहीं खेल रहा है। लेकिन वो अंदर से थोड़ा सा खुश था क्योंकि आखिरकार उसकी गेम फेल हो गई है और वो मोटा पैसा कमाएगा वो। और वो जब फिर देखते हैं कि बॉस पे आ गया है वो सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। और शिबो उसके पास आता है और उसे बताता है कि हमारी गेम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है और उसने बुलेट होल गेम को भी पीछे कर दिया है। हमारा बंदा भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, हर बार हार जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है, ये गेम पॉपुलर कैसे हो गई। और शायबो कहता है कि हमारी गेम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं, सभी के सभी लोग इस गेम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हमारी गेम ने बुलेट होल को बिना कोई दिक्कत के हरा दिया। और वो लोग ड्रिंक निकालते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये दोबारा से क्यों होने लग गया है। और अब की बार तो उसकी गेम और ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और शायबो सोचता है कि लगता है बॉस पे बहुत ज्यादा खुशी है और वो अकेला रहना चाहते हैं थोड़ी देर। वो अपने ऑफिस में जाता है और वहीं पर पूरा डिप्रेशन में चला गया था। वो सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ तीसरी बार कैसे हो सकता है लगातार, आखिरकार क्या गलत हुआ आपकी बार। और फिर से लैपटॉप पर बैठ जाता है। वो देखता है कि आखिर आपकी बार क्या गलत हो गया है, ये किसने किया। और मैंने प्रमोशन पर कुछ भी नहीं लगाया था। फिर भी वो देखता है लैपटॉप पे, उस पर कई सारे कमेंट थे, सारे लोग इस गेम को पसंद कर रहे थे। और वो कमेंट पढ़ता है कि कई लोग तो गेम की पूरी तारीफ कर रहे हैं और कई लोग तो कह रहे थे कि ये गेम बुलेट होल से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो युंग शिबो को कहता है कि आखिरकार तुम पता लगाओ कि आखिरकार लोगों को ये गेम क्यों पसंद आ रही है। और जो शिबो काम पे लग जाता है उसने लगता है कि जानबूझकर जो बॉस भी है उन्होंने इस गेम को प्रमोट नहीं किया है और उन्होंने बजट को भी डबल कर दिया था जब उन्हें जरूरत पड़ी। वो लिस्ट बनाकर भेज देता है। उसे पता चलता है कि जो गेम में हमारे वेपन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और आसान है यूज करना। और इस गेम में कई सारे मल्टी मोड हैं और लोगों को जो स्टोरी मोड है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और ये गेम बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए सभी लोगों को ये पसंद आने लग गई। और जो नए थे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई इस गेम को सीखने की। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर भी वो सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई और प्लान बनाना होगा ताकि मैं अच्छे खासे पैसे 2 दिनों में गवाऊं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे सिर्फ 6000 रुपये ही बनेंगे। और जो गोश्त डीलर है उसने पैसा कमाना कम कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा पैसा कमा ही रही है धीरे धीरे करके।
और फिर उसको आइडिया आता है कि वो बहुत जल्दी पैसे कैसे गवा सकता है। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उन सभी जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बढ़ाने की बात करता है और उन लोगों को बोनस देगा अच्छा खासा, ताकि इतना हो सके वो पैसा बर्बाद कर सके। और वो अपनी जो एम्प्लॉय है उनको एक और ट्रिप पर ले जाना चाहता है, वहाँ उन लोगों को वो सामान चीजें दिलवाएगा। और फिर जो शायब होते हैं और सारे एम्प्लॉय होते हैं उनको मैसेज आने लगते हैं। वो देखता है कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है और उनको बोनस भी दिया गया है। सारे के सारे एम्प्लॉय बावले होने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को भी 10,000 रुपए मिल गए हैं और सभी के सभी एम्प्लॉय बॉस पे को पसंद करने लग गए हैं। वो बस फ्री फंड में पैसे बांट रहा है, लेकिन उनमें से किसी को नहीं मालूम कि वो जानबूझकर पैसे बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है। और पे उनको एक मॉल में ले जाता है और कहता है कि तुम लोगों को एक कार्ड दिया गया है और जाओ जो तुम्हें पसंद आए वो चीज ले लो। वो सोच रहा था कि ऐसा करके वो अच्छा खासा पैसा यूं ही गवा देगा, वो लोग महंगी चीजें खरीदेंगे। वो सभी लोग खुश थे। कई लोग शर्ट खरीदने को सोचते हैं, कई लोग कंसोल और लड़कियां लिपस्टिक विपस्टिक और अपना जाओ बाओ कंप्यूटर वम्प्यूटर्स। और लिन देखती है कि बॉस पे अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वो अपने एम्प्लॉय को देख रहा था, वो उन पर गुस्सा था क्योंकि वो लोग सबसे सस्ता मोबाइल खरीद रहे हैं, जबकि मैंने उनको कहा है कि वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। और वो अपने एक एम्प्लॉय के पास जाता है। वो 4,000 का एक फोन ले रहा था और पी कहता है कि तुम इतना सस्ता क्यों ले रहे हो। वो कहता है कि मुझे इतने बड़े महंगे फोन की जरूरत नहीं है, लेकिन पी कहता है कैसे कैसे नहीं है, और फ्यूचर में क्या पता हम और मोबाइल गेम बनाएं तो फिर तब तो हमें जरूरत पड़ेगी। और फिर वो वर्कर मान जाता है और सबसे महंगा फोन खरीद लेता है। और फिर और लोगों को भी कहता है कि वो मैं एक नया फोन खरीद ले, लेकिन वो बाकी लोग मना कर देते हैं। और फिर वो मयंक को देखता है कि वो एक हेडफोन को देख रहा था बार बार, और पी कहता है कि तुम इसको खरीद सकते हो, ये बस 3,000 का तो है। और फिर वो कहने लगता है कि हमें कभी भी कोई भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ सकती है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ले लो। और फिर वो आखिरी में खरीद लेता है। और लिन देखती है कि आखिरकार जो बॉस है उन्होंने अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं है। वो बस खुश है कि बाकियों ने अपने लिए कुछ खरीद लिया है, लेकिन उन्होंने खुद के लिए नहीं खरीदा है। अब बस जो पी है उसको 70,000 और गवाने हैं, फिर वो लॉस में चला जाएगा। और फिर वो एक जगह जाता है, वहाँ वो अपने लिए सब सारे की सारी महंगी चीजें खरीद लेता है। एक महंगा पेन 7,000 का, 3,000 की बेल्ट, 40,000 की घड़ी, 20,000 का बैग। और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बॉस पे तो बहुत अमेजिंग है, उन्होंने बस अपने काम के रिलेटेड ही चीजें खरीदी हैं। जो पे होता है उसे अभी भी 3,000 और लॉस्ट करने थे, लेकिन उसने बहुत कुछ खरीद लिया, लेकिन उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार अब क्या खरीदे। वो उनसे पूछता है कि आखिरकार मुझे और क्या खरीदना चाहिए। वो लिन कहती है कि एक चश्मा ले लेना चाहिए। वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि सबसे ज्यादा महंगा चश्मा लेकर आओ। वो ले आती है और सक्सेसफुली वो अपने सारे पैसे गवा देता है और आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गया है। उसे लग रहा था कि वो चांद पर पहुंच चुका है, इतना बड़ा मैंने काम कर दिया है। और अब उसने जो सिस्टम है उस पे से पैसे जीत लिए हैं और अब उसके पास 2 लाख हो चुके हैं। और सिस्टम अब उसको एक और नया मिशन दे देती है और अब की बार जो पीकान है उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और अब उसको इन पैसों से कई सारी शॉप में इन्वेस्ट करना होगा।